हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट टुडे फॉर योर पेपर 60 इंटरनेशनल टैक्सेशन रिवीजन फॉर May 22 and November 22 directly from the ICI material. And today we are going to revise two topics, and that is double taxation avoidance agreement, that is DTAA, and the second one is advance ruling. ये दो टॉपिक हम लोग आज रिवाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने जो सबसे दो बड़ी टॉपिक थी वो ऑलरेडी रिवाइज कर दी है। दैट इज अपना ट्रांसफर प्राइसिंग ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, और नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन भी ऑलरेडी पूरा का पूरा रिवाइज हो ही चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर थर्ड टॉपिक एंड द फोर्थ टॉपिक, दैट इज डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड देन द एडवांस रूलिंग का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले डबल टैक्सेशन के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डबल टैक्सेशन होता क्यों है। डबल टैक्सेशन होता है बिकॉज ऑफ द सोर्स रूल एंड द रेसिडेंस रूल। अगर एक कंट्री अपने एसएससी को टैक्स लगाने के लिए सोर्स रूल भी अप्लाई करती है, रेजिडेंस रूल भी अप्लाई करती है, तो डबल टैक्सेशन होकर रहेगा। और अगर डबल टैक्सेशन होकर रहेगा तो उसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा एसएससी के ऊपर। ये बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, ये लोगों को इंपैक्ट करेगा, और बहुत ज्यादा टू मच एक्सेसिव टैक्सेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। देयरफॉर देयर शुड बी वेज टू गिव रिलीफ। यही भाषण दिया है पहले पैराग्राफ में। ऑब्वियसली ये भाषण आपको कोई एग्जाम में पूछ लेने वाला है कि व्हाई डबल टैक्सेशन केम इन इंडिया, दैट एवरी स्टूडेंट शुड नो यार। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, प्रोविजन क्या है, हाँ, उस पर बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गवर्नमेंट रिलीफ कैसे देगी? दो किस्म से गवर्नमेंट रिलीफ देगी। एक तो बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ मतलब जहां पर इंडियन गवर्नमेंट विल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द फॉरेन गवर्नमेंट, उसको बोलेंगे बायलैटरल रिलीफ। और इंडिया ने अब तक 100 से ज्यादा देशों के साथ अग्रीमेंट कर लिया है। और बायलैटरल रिलीफ में भी दो मेथड है आपको रिलीफ देने के, एक एग्जेम्पशन मेथड है, एक क्रेडिट मेथड है। एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है सर कि टैक्स सिर्फ एक ही कंट्री में लगता है। मतलब इंडिया का बंदा अगर बाहर की कंट्री में टैक्स भरकर आता है और इंडिया और बाहर वाले की देश के साथ हमारा DTAA है, तो फिर टैक्स सिर्फ बाहर की कंट्री में लगेगा, इंडिया उसको फुल्ली एग्जाम कर देगा, उसको बोलते हैं एग्जाम्पशन मेथड। दूसरा होता है क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड में क्या होता है, दोनों देश में टैक्स लगता है, इंडिया में भी टैक्स लगेगा और बाहर जाकर आपने जहां गुल खिलाए हैं, जहां बाहर जाके पैसे कमाए हैं, वहां पर भी टैक्स लगेगा। और फिर इंडिया गवर्नमेंट आपने उधर जितना भी टैक्स भरा है उसमें से यहां पर इंडिया गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीफ दे देगी, ठीक है। तो बायलैटरल रिलीफ के अंदर भी दो मेथड है जो आपको क्रेडिट देने के लिए, मदद देने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया। एग्जेम्पशन मेथड, only tax in one country; credit method, tax in both country, and the resident country will give you what, will give you the relief. Okay, now यूनिलैटरल रिलीफ भी क्या होता है? यूनिलैटरल रिलीफ वहां पर दिया जाएगा जहां पर हमारा सामने वाले देश के साथ DTAA नहीं है। अगर हमारा सामने वाले देश के साथ DTAA नहीं है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को जग मरा के अपने देश के रेसिडेंट्स को भी रिलीफ तो देनी पड़ेगी। हाँ, अगर सामने वाले देश के साथ अगर हमारा अग्रीमेंट है तो हम लोग बायलैटरल रिलीफ दोनों देश आपस में बात करके प्रोविजन बनाएंगे और DTAA के हिसाब से रिलीफ देंगे। लेकिन अगर DTAA नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा। और इनकम टैक्स लॉ में रिलीफ कहां दिया जाता है? यूनिलैटरल रिलीफ इज गिवन अंडर सेक्शन 91। ओके, नाउ और आगे जाकर अपने को रूल 128 भी पढ़ना पड़ेगा कि आपको FTC मतलब फॉरेन टैक्स क्रेडिट का रिलीफ कैसे मिलता है, उसका तरीका क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और आगे जाकर एनेक्चर के अंदर भी देखने वाले, ठीक है ना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपना बायलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ सेक्शन 90 के बारे में बात करता हूं मैं, और यूनिलैटरल रिलीफ सेक्शन 91 के अंदर दिया गया है। बायलैटरल रिलीफ इनफैक्ट दो सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 90 में भी दिया गया है, सेक्शन 90 कैपिटल A में भी दिया गया है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक मामूली फर्क है। वो क्या फर्क है वो मैं बता दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। बाकी कुछ भी फर्क नहीं है 90 और 90A के अंदर। हाँ, 91 ऑब्वियसली अलग है क्योंकि वो यूनिलैटरल रिलीफ है। अब बायलैटरल रिलीफ हमको क्या बोलना चाहता है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 आपको ऑब्जेक्टिव बताता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी क्यों करती है। अब हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट not only enters treaty with foreign countries but it also enter treaties with what, foreign authorities। मतलब सर हमारी देश सिर्फ बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रीटी नहीं करती है, बल्कि छोटी 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 बहुत सारी टेरिटरीज है, लाइक बहामा आइलैंड, लाइक बर्मुडा आइलैंड, लाइक फॉर एग्जांपल मकाओ, लाइक फॉर एग्जांपल हांगकांग, लाइक फॉर एग्जांपल आइल ऑफ मैन, और ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पनामा एक्सेट्रा, पैराडाइज एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड है जो एक कंट्री नहीं है बल्कि एक टेरिटरीज है, स्पेसिफाइड टेरिटरीज है। गवर्नमेंट उनके साथ भी DTAA कर सकती है और गवर्नमेंट करती भी है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एंटर इनटू अ DTAA विथ फॉरेन कंट्री और अ स्पेसिफाइड अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया फॉर व्हाट, फॉर ग्रांटिंग यू रिलीफ। आपको रिलीफ देने के लिए हमने बनाया भाई ये DTAA। और क्यों बनाया है, ये पहला पॉइंट है। और क्यों बनाया? ताकि आप पे डबल टैक्सेशन ना हो। और क्यों बनाया? आपके ऊपर डबल टैक्सेशन ना हो इसलिए बनाया गया है। अच्छा, और लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस DTAA की आड़ में इस DTAA का मिसयूज करोगे, अब्यूज करोगे, गलत फायदा उठाओगे। आपको हम गलत फायदा उठाने नहीं देंगे।
किसी भी किस्म का गलत अपॉर्चुनिटी उठाने नहीं देंगे, किसी भी चीज का रिड्यूस टैक्सेशन होने नहीं देंगे, नॉन टैक्सेशन होने नहीं देंगे, ट्रीटी शॉपिंग होने नहीं देंगे, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आपको। हमने DDAA किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गलत फायदा उठाओगे। गलत फायदा उठाने के बारे में गलती से भी सोचना भी मत, या तो गवर्नमेंट बैंड बजा देगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिलीफ कैसे देती है? इंडिया के अंदर गवर्नमेंट रिलीफ क्रेडिट मेथड के हिसाब से देती है, ये लिखा गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट, और क्यों करती है DDAA गवर्नमेंट? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। क्यों करना इंफॉर्मेशन? टैक्स इवेजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर फॉरेन अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन चाहिए तो DDAA एंटर करना पड़ेगा, उसके बगैर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट, और क्यों करती है गवर्नमेंट? टू रिकवर टैक्स। अगर फॉरेन अथॉरिटी से, फॉरेन कंट्री से टैक्स रिकवरी करनी है ऐसे ये, तो आपका फॉरेन कंट्री के साथ क्या होना चाहिए? DDAA। अदरवाइज आप फॉरेन कंट्री से टैक्स अथॉरिटी के साथ टैक्स रिकवर करने का सपना छोड़ दो, भूल जाओ उस सपने को। मल्टीपल रीजन आपको मैं बता रहा हूं कि DDAA क्यों एंटर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इंडिपेंडेंट पॉइंट है, ये 3-4 पॉइंट क्या थे? DDAA क्यों एंटर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी के साथ DDAA कर लेगा, उसके बाद एसएससी के लिए DDAA या इनकम टैक्स एक्ट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, वो प्रोविजन अप्लाई होगा। सर DDAA बढ़ा के इनकम टैक्स एक्ट बढ़ा? नो डाउट DDAA बढ़ा। DDAA overrides the provision of income tax law, but only to the extent they are more beneficial. DDAA cannot be harsh to SSC. वो SSC के लिए एकदम तकलीफ देने वाला नहीं बन सकता है। It has to be lenient. और अगर हार्श बनता है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट का प्रोविजन अप्लाई होगा, जो भी ज्यादा बेनिफिशियल है वो एसएससी के लिए अप्लाई होगा। ये लिखा गया यहां पर सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर। लेकिन सुन लो, उसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन ये है, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट और DDAA व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल विल अप्लाई। लेकिन इन केस ऑफ गार, चैप्टर 10A, ऑलवेज गार विल अप्लाई इवन इफ गार इज हार्श, even if DDAA is more beneficial and GAR is not, even if DDAA is more beneficial and Income Tax Act is not, still GAR provisions will apply on the SSC. तो GAR के केस में आप whichever is more beneficial मत देखना, ठीक है। नेक्स्ट, DDAA के अंदर बहुत सारे शब्द डिफाइंड होते हैं, बहुत सारे शब्द यूज होते हैं। अगर कोई शब्द DDAA में डिफाइंड ही नहीं है और इनकम टैक्स एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? एक्ट में भी डिफाइंड नहीं है, DDAA में भी डिफाइंड नहीं है, तो क्या करेगा? गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन लाएगी और उसकी एप्लीकेबिलिटी रेट्रोस्पेक्टिव होगी, प्रोस्पेक्टिव नहीं। कब से होगी? जब से DDAA बना था तब से उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, और ना कि जब से गवर्नमेंट ने उस टर्म को डिफाइन किया थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो अगर कोई शब्द दोनों में डिफाइंड नहीं है तो उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट उसका टर्म डिफाइन करेगी थ्रू अ नोटिफिकेशन। सेकंड, अगर कोई टर्म DDAA में ही डिफाइंड है तो DDAA के हिसाब से चलिए, और क्या। अगर कोई टर्म DDAA में डिफाइंड नहीं है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलिए, और क्या। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चलिए, और क्या, उसमें क्या है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट DDAA क्यों करती है? टू गिव रिलीफ। किसको रिलीफ देने के लिए? इंडिया और यूके DDAA क्यों करेगी? किसको रिलीफ देने के लिए? पाकिस्तान के रेसिडेंट्स को, बांग्लादेश के रेसिडेंट्स को, हाँ, सिंगापुर के रेसिडेंट्स को, दुबई के रेसिडेंट्स को? बिल्कुल नहीं। अगर इंडिया और यूके DDAA कर रही है तो इंडिया और यूके DDAA इसलिए कर रही है ताकि इंडिया और यूके के रेसिडेंट्स को फायदा हो। Therefore DDAA is entered to give benefits to the residents of the two nations, and therefore a third country resident cannot come in between and take the benefits. उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि सामने वाले नॉन रेसिडेंट को अगर बेनिफिट चाहिए तो उसको एक TRC देना पड़ेगा, टैक्स रिकवरी, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। TRC प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको रेसिडेंसी प्रूव करनी पड़ेगी। बिना रेसिडेंसी प्रूव करे आप ट्रीटी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। रेसिडेंसी कैसे प्रूव करोगे? TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। कौन देगा? सामने देश की गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी देगी। क्या वो सफिशिएंट है? या सफिशिएंट है? TRC में क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको, ठीक है। आई विल स्पीक अबाउट दैट इन अ व्हाइल। क्या क्या इंफॉर्मेशन TRC के अंदर होना जरूरी है, तो ही गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है हमारी, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट उसको वैलिड एक्सेप्ट नहीं करती है, मैं बता रहा हूं। और अगर वो सब इंफॉर्मेशन TRC में नहीं है तो हमको अलग से दो। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। DDAA के अंदर आर्टिकल 24 के अंदर लिखा गया है कि आप नॉन फॉरेन कंपनीज के साथ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन ना करो। फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में आके बिजनेस करती है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करो। हम करते हैं ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनको हम 40% टैक्स रेट लगाते हैं, जबकि डोमेस्टिक कंपनी को 25 और 30% टैक्स रेट है। तो हम फॉरेन कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं। कौन मना करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से? आर्टिकल 24 पैरा 3 ऑफ द DDAA। तो अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में प्रोविजन लाया और बोला है कि अगर हम फॉरेन कंपनी को टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा लगाते हैं तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चेक करो, चार्ज ऑफ अ टैक्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन द डोमेस्टिक कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लेस फेवरेबल। तो हम मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि फॉरेन कंपनी को 40% लगा सकते हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनी। इसमें किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन कोई है ही नहीं, तो इसको डिस्क्रिमिनेशन माना ही नहीं जा सकता है, ठीक है। I hope it is clear to all of you.
ठीक है, तो ये सारे भाषण है, बस रिपीटेशन है आगे, बस और कुछ नहीं। मॉडल टैक्स कन्वेंशन आगे जाकर आप पढ़ोगे, ओईसीडी यूएन दोनों आपके सिलेबस में, नीचे कुछ इलस्ट्रेशन है आप देख सकते हो। पहला इलस्ट्रेशन ये बोलता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ओवरराइड्स डोमेस्टिक लॉ, यस, बट टू द एक्सटेंट इट इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। ईटी डबल है ओवरराइड्स डोमेस्टिक लॉ बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, उसमें भी गार वाला एक्सेप्शन है, ये मत भूलना, ये इंस्टीट्यूट ने नीचे आंसर में लिखना भूल गया चाहे। उसके बाद ये फॉरेन कंपनी वाला, ये असेसिंग ऑफिसर फॉरेन कंपनी को 40% लगा रहा है, एसएससी बोल रहा है आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, ये देखो आर्टिकल 24 का इसने रेफरेंस दे दिया, बोला तुम तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 90 में स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसमें बोल दिया है कि फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट डोमेस्टिक कंपनी से ज्यादा होगा, तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसा मत बोलो कि लेस फेवरेबली कर रहे हो आप, हमको कम फेवर कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं समझने का, ज्यादा दिल पे मत लो ये सब चीज, ठीक है। और इसके नीचे एक और एग्जाम्पल है, वो भी आप मतलब सिंपल ही है, इतना कुछ खास नहीं, एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली मैं नहीं बोलने वाला हूं। उसके नीचे सेक्शन 90A आता है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ऑफ सेक्शन 90, एग्जैक्टली, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 90 में कौन एंटर करता है ट्रीटी? इंडियन गवर्नमेंट ट्रीटी एंटर करती है विद द फॉरेन गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड टेरिटरी। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ट्रीटी एंटर नहीं करेगी, बल्कि गवर्नमेंट ने कुछ एसोसिएशंस बनाई है, इसका नाम देंगे हम स्पेसिफाइड एसोसिएशन। उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि अब आप फॉरेन कंट्रीज के स्पेसिफाइड, फॉरेन टेरिटरीज के स्पेसिफाइड एसोसिएशन के साथ ट्रीटी करोगे। तो सबसे पहला डिफरेंस, यहां पर गवर्नमेंट ट्रीटी एंटर नहीं करती है, गवर्नमेंट की कुछ डेलीगेटेड एसोसिएशन है वो ट्रीटी एंटर करेगी। सेकंड डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस, यहां पर किसी देश के साथ ट्रीटी नहीं करोगे आप, सिर्फ स्पेसिफाइड टेरिटरीज के एसोसिएशन के साथ ट्रीटी करोगे, कंट्री के साथ ट्रीटी नहीं करते हो। तो इंडिया की स्पेसिफाइड एसोसिएशन विल डू अ ट्रीटी विद द स्पेसिफाइड एसोसिएशन ऑफ स्पेसिफाइड टेरिटरी, नॉट विद स्पेसिफाइड कंट्री। कंट्रीज के साथ के लिए सेक्शन 90A नहीं है, उसके लिए सेक्शन 90 है, बस यही डिफरेंस है। बाकी सारा पॉइंट सेम है, चेक कर लेना, सब कुछ कॉपी पेस्ट है, जो उधर था वो इधर है, सब कुछ वैसे का वैसे ही डाला है। हाँ, बस यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दिया जो उधर भी डालना चाहिए था 90 के अंदर, कि गवर्नमेंट को टीआरसी के अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। देखो, स्टेटस चाहिए एसएससी का, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फॉर्म है, क्या है, स्टेटस दो। दूसरा, उसका नेशनलिटी चाहिए, अगर वो कंपनी फॉर्म एओपी बीओआई है तो उसका नेशनलिटी या कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, अगर इंडिविजुअल है तो नेशनलिटी, और अदर देन इंडिविजुअल है तो उसका क्या चाहिए, हमको डेटा चाहिए कि भाई वो कहां पर इनकॉर्पोरेटेड है। उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, या ऐसा कोई भी नंबर जिसके थ्रू उसके देश की गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करती है, सिमिलर टू पैन व्हिच इज देयर इन इंडिया। पीरियड चाहिए, कितने टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, जनरली दिस सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल फॉर अ ईयर। नेक्स्ट ईयर आपको वापस से वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि ईयर टू ईयर बेसिस पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है किसी भी देश के इनकम टैक्स लॉ में। फिर एड्रेस चाहिए उस एसएससी का, ठीक है। हाँ, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टीआरसी के अंदर है तो ये सब नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो अलग से दो, ऑलरेडी टीआरसी में है तो नहीं चाहिए, नहीं है तो अलग से दो। ये सारा इंफॉर्मेशन इट हैज टू बी केप्ट एंड मेंटेन बाय द एसएससी, और इनकम टैक्स अथॉरिटी जब मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर रिपीट होता है वो चार्ज ऑफ टैक्स एट अ रेट हायर देन ब्ला 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 ब्ला, जो भी मैंने आपको बोला, ये सब भाषण है, ठीक है। इसके नीचे कुछ इलस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर वापस से वही पूरा का पूरा पॉइंट रिपीट किया है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 91, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इस पे 15-15, 20-20 मार्क के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, पूरी की पूरी केस स्टडी आती है, केयरफुल रहना। इसके ऊपर जितनी भी केस स्टडी है वो सब अच्छे से करके जाना एग्जाम के, ठीक है। मैंने क्लास में आपको करवाया उसकी केस स्टडी बहुत जबरदस्त वाली। तो यहां पर सेक्शन 91 कब एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल है? अब यहां पर इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट के बीच में डीटीडब्ल्यूए नहीं है, तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से उसको क्या देना पड़ेगा, रिलीफ देना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रिलीफ देना पड़ेगा। कैसे रिलीफ देगी? यूनिलैटरल रिलीफ। लेकिन ये सेक्शन कब एप्लीकेबल है? ये सेक्शन एप्लीकेबल है इफ द एसएससी फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, द एसएससी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सेकंड, उसकी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होनी चाहिए, इंडिया के बाहर अक्रू नहीं होनी चाहिए। थर्ड, उसकी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू भी नहीं होनी चाहिए, बाहर ही अक्रू होनी चाहिए। भाई, इंडिया में अक्रू भी नहीं होनी चाहिए, डीम टू अक्रू भी नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। फोर्थ, उसकी इनकम शुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स इन द फॉरेन कंट्री। फिफ्थ, उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स भी भरा होना चाहिए। पता चलता है उसको फॉरेन कंट्री में टैक्स ही नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट है वो इनकम, तो फिर रिलीफ का आएगा? अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स ही नहीं भरा है तो इंडिया में रिलीफ क्या मांगना है? रिलीफ उस चीज का मांगेगा तू जो भरा है उधर। सिक्स, इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि दोनों के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट हो गया तो सेक्शन 90 में बायलैटरल रिलीफ मिलेगा, अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। ये सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो इंडिया में एसएससी को क्या मिलेगा? यूनिलैटरल रिलीफ। कैसा मिलेगा? सबसे पहले उसकी इनकम कंप्यूट करो, सब कुछ इंक्लूड करके इनकम कंप्यूट करो, एवरेज टैक्स रेट निकालो इंडिया में, फिर देखो एवरेज टैक्स रेट फॉरेन में कितना है, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड, और कितनी इनकम पे मिलेगा? जितनी भी डबली टैक्स इनकम है उसके ऊपर उसको इंडिया का एवरेज टैक्स रेट या फॉरेन का एवरेज टैक्स रेट, विच एवर इज लोअर, उतना रिलीफ मिल जाएगा। इसमें अलग अलग किस्म के अतरंगी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूं पेपर 6 में। पेपर 7 में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसमें अलग अलग किस्म के क्वेश्चन कराया हूं। कभी कभी
फॉरेन कंट्री में एक इनकम एसएससी ने कमाया, जो वहां टैक्स है यहां भी टैक्स है, जो वहां टैक्स है यहां टैक्स नहीं है, जो वहां टैक्स नहीं है यहां टैक्स है, फिर वहां पर कुछ लॉस है, जो यहां अलाउड है वहां अलाउड नहीं है, वहां अलाउड है यहां अलाउड नहीं, इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन। प्लस कभी कभी तो फॉरेन कंट्री का टैक्स रेट डायरेक्टली भी नहीं दिया है, फॉरेन कंट्री का पहले स्लैब रेट दिया है, तो पहले उसका स्लैब रेट से पहले उसका टैक्स निकालो, फिर उसका एवरेज रेट लो, फिर इंडिया के रेट से कंपेयर करो। सब खिचड़ी, सब खिचड़ी। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से वो केस स्टडी देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी ना। यहाँ पर एक दो और छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें बीच में कुछ क्वेश्चन है। मिस्टर कमेश वाला क्वेश्चन अच्छा है बहुत, ये देख सकते हो, लेकिन इससे भी थोड़ा और ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके लिए बेस 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 बिल्डअप करने के लिए अच्छा क्वेश्चन ना। एफटीसी के बारे में बात करते हैं। आपने फॉरेन में जो भी टैक्स भरा है, बायलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ, सेक्शन 90 में भरा है, सेक्शन 91 में भरा है, जिसका आपको इंडिया में क्रेडिट मिलना है। इंडिया क्रेडिट मेथड फॉलो करता है, इंडिया एग्जेम्पशन मेथड फॉलो नहीं करता, ये चीज याद रखना। तो सबसे पहले बाहर आपने जो भी टैक्स भरा है वो आपको इंडिया में क्रेडिट कभी मिलेगा, ये पहला सवाल है। ठीक है, तो क्रेडिट कब मिलेगा, उसका पहले सवाल का जवाब यहां दिया गया है। उसका क्रेडिट तब मिलेगा जब वो इनकम इंडिया में आप जिस साल में ऑफर करोगे। बाहर आपने 1 करोड़ रुपए के ऊपर 10% टैक्स भरा है, 10 लाख रुपया, तो इंडिया में जब वो 1 करोड़ रुपया ऑफर करोगे उस साल में आपको उस 10 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, अगर इंडिया में वो इनकम एक साल में टैक्सेबल नहीं है, ओवर द ईयर टैक्सेबल है, तो फिर आपको क्रेडिट भी ओवर द ईयर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। चेक करो, ओवर द ईयर प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। अच्छा सर, वो बायलैटरल रिलीफ में भी 128 का क्रेडिट मिलेगा और यूनिलैटरल रिलीफ में भी मिलेगा? यस, दोनों में मिलेगा, डोंट वरी, दोनों में मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट सर, क्रेडिट किसके अगेंस्ट मिलेगा? जो भी आप मैंने से 10 लाख रुपया टैक्स इंडिया के बाहर भरा, वो इंडिया में मैं किसके अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकता हूं? टैक्स के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकते हो, सरचार्ज के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकते हो, और सेस के अगेंस्ट। बस ये तीन चीज के अगेंस्ट नॉक ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब किसके अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं कर सकता हूं? ये आप बाहर जो भी टैक्स भर रहे हो, इंडिया में क्रेडिट लेने आ रहे हो ना, वो आप इंटरेस्ट के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो, फी के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो, और पेनाल्टी के अगेंस्ट नॉक ऑफ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू दैट। सर क्रेडिट कितना मिलेगा इंडिया में? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। जितना भी टैक्स तूने इंडिया में भरना है, कंपेयर विद जितना भी टैक्स तूने बाहर भरा है, विच एवर इज लोअर, लोअर ऑफ द टू विल बी अलाउड एज क्रेडिट। सपोज बाहर तूने 1 करोड़ की इनकम कमाया और बाहर तूने 30% 20% टैक्स भरा है और इंडिया में 30% टैक्स भरा है, तो देखो वहां पे 20% टैक्स भरा है, इंडिया में 30 भरा है, तो देखो इंडिया में क्रेडिट कितना मिलेगा? 20% का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैंने बाहर बाहर 40% भर दिया और इंडिया में 30% है, तो एक्सेस टैक्स जो मैंने बाहर भरा हूं उसका क्या होगा? वो लैप्स हो जाएगा, चेक कर। अगर बाहर एक्सेस एफटीसी भर के रखा है, इंडिया में टैक्स रेट कम है, तो एक्सेस इज नॉट अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड, इंडिया में वो एफटीसी डिसअलाउड है, एक्सेस अमाउंट शुड बी इग्नोर्ड, ऐसा लिखा है साफ साफ। एंड वन लास्ट थिंग ओवर हियर, बाहर जो तू टैक्स भरेगा वो तो तू भरेगा फॉरेन करेंसी में, और इंडिया में जो टैक्स का क्रेडिट लेगा वो तू रुपीज में लेगा, तो कन्वर्ट कैसे करेगा? जिस मंथ में भी तूने बाहर भरा है या जिस मंथ में भी तेरा बाहर टीडीएस कटा है फॉरेन करेंसी में, उस मंथ के पिछले महीने के लास्ट डे के टीटीबीआर के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। मिसाल के तौर पर मार्च, अगर मार्च में तेरा टैक्स इंडिया के बाहर भरा है या मार्च में तेरा टैक्स इंडिया के बाहर कटा है, तो 28 फेब 2022 का तू क्रेडिट कन्वर्जन रेट लेगा टीटीबीआर। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे जाकर और बोलूंगा मैं, जब मैं एनेक्चर के अंदर जाकर रूल 128 पे एक बार और बोल दूंगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, सेम ही है उधर भी, बट एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है उधर, कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉस वाला कॉन्सेप्ट है वहां पर, तो उस पर मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, डोंट वरी। नाउ देयर इज वन और टू मोर स्मॉल पॉइंट्स ओवर हियर व्हिच आई नीड टू एड्रेस टू कंप्लीट दिस टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। देखो, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे अपने आगे मॉडल कन्वेंशन वाले चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर एक नॉन रेसिडेंट की बिजनेस इनकम को इंडिया में चार्जेबल करना है ना, तो उसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। बट इनकम टैक्स लॉ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है? नॉन रेसिडेंट की बिजनेस इनकम को इंडिया में चार्ज करना है ना, तो इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन होना चाहिए। तो इनकम टैक्स लॉ किस पे एम्फेसिस डालता है? बिजनेस कनेक्शन टर्म पे एम्फेसिस डालता है। और डीटीडब्ल्यूए किस पे एम्फेसिस डालता है? डीटीडब्ल्यूए एम्फेसिस डालता है पीई पे, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। सर दोनों में से ज्यादा वाइडर कौन सा है? दोनों में से ज्यादा वाइडर अगर आप मुझसे पूछो तो वो है बिजनेस कनेक्शन। द टर्म यूज्ड इन इनकम टैक्स लॉ इज मोर वाइडर, इज फार वाइडर एज कंपेयर टू द टर्म यूज्ड इन डीटीडब्ल्यूए। बस यही फर्क है और कुछ नहीं। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में मैं आगे जाकर बोलूंगा, जब मैं आगे जाकर आपको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो ध्यान से देख लेना, डीटीडब्ल्यूए क्या टर्म यूज करता है? परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। इनकम टैक्स क्या टर्म यूज करता है? बिजनेस कनेक्शन। Now, one last thing in this particular topic, not much important, the least important part of this topic, that is taxation of BPO units in India. अब सपोज बाहर कोई फॉरेन कंपनी से, यूएस में कोई फॉरेन कंपनी है, उसने इंडिया में एक आईटी एनेबल्ड बीपीओ सेटअप किया। ठीक है, मतलब एक सेटअप इंडिया में उसका कॉल सेंटर है, सर्विस सेंटर है, उसको आप बीपीओ बोलोगे और क्या। लेकिन कंपनी की तरह कंपनी बाहर है, इंडिया में कौन है? उसका बीपीओ है। अब वो क्या बीपीओ पे टैक्स लगेगा इंडिया में?
हाँ बीपीओ जो कमीशन कमा रहा है उस पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन क्या उस नॉन रेसिडेंट पे इंडिया में टैक्स लगेगा? उसके लिए सीबीडीटी ने बोला है कि आईटी एनेबल बीपीओ के लिए हम एक सर्कुलर ला रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ में तो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन 2004 में सीबीडीटी ने एक सर्कुलर लाया था, उसके अंदर डिटेल में बोला है कि एक्जैक्टली उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। अब जस्ट एक एग्जांपल लो, नॉन रेसिडेंट बाहर बैठा है, इंडिया में उसका एक बीपीओ है जो कॉल सेंटर वॉल सेंटर है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये सिर्फ उसके लिए थोड़ा बहुत काम करता है, बस छोड़ देता है। दोनों के बीच में अगर कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट इंडिया में लायबल टू टैक्स नहीं होगा, और ये रेसिडेंट इंडिया में सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इसकी इनकम इंडिया में जो कमा रहा है वो टैक्स होगा, और नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में लायबल टू टैक्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो फिर वो नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में चार्जेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर उस नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स लग जाएगा, क्योंकि उसका इंडिया में क्या है, बिजनेस कनेक्शन है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आपको दोनों के बीच में पता लगाना है कि क्या दोनों के बीच में कोई बिजनेस कनेक्शन है। अगर है, बिजनेस कनेक्शन कैसे आता है वो यहां पर लिखा गया है। अगर वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में क्या बिजनेस कर रहा है, ब्रांच खोल रहा है, ऑफिस बेच रहा है, ऑफिस के थ्रू सामान बेच रहा है, या इंडिया में वो क्या कर रहा है, वो एजेंट बना है, डिपेंडेंट एजेंट जो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हैबिचुअली, या वो डिपेंडेंट एजेंट बनकर उसके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, याद आता है सेक्शन 911, तो माना जाएगा बिजनेस कनेक्शन। और क्या, अच्छा एक बार उसका बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो फिर उसको प्रॉफिट्स एट्रीब्यूट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर प्रॉफिट्स एट्रीब्यूट करके उसको टैक्स निकालना पड़ेगा। टैक्स निकालना पड़ेगा, आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा, और सारा का सारा कैलकुलेशन इनकम टैक्स के प्रोविजन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसको सारे के सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये सारा भाषण यहां से लेकर यहां तक दिया गया और कुछ नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये पूरा का पूरा, सबसे पहली चीज ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आईटी एनेबल्ड बीपीओ है, उसी के लिए, दूसरे बीपीओ के लिए नहीं है। एक नॉन रेसिडेंट का इंडिया में अगर आईटी एनेबल्ड बीपीओ है तो क्या वो नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्स होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करता है दोनों के बीच का बिजनेस कनेक्शन। अगर दोनों के बीच में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो नॉन रेसिडेंट सेपरेट, रेसिडेंट सेपरेट, नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में टैक्स नहीं। अगर दोनों के बीच में बिजनेस कनेक्शन है, नॉन रेसिडेंट की इंडिया में टैक्स हो जाएगी इनकम, और इनकम एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा भाषण यहां पर दिया गया, एक बार देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now let us go ahead with the next topic and that is advanced ruling बोलो या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बोलो, जो भी बोलना है बोलो। दोनों सही तो नहीं बोलूंगा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि अब एडवांस रूलिंग 1 सितंबर 2021 से निकल चुका है, ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली, जरा ध्यान से सुनना है, इसमें बहुत सारी खिचड़ी बना दी है गवर्नमेंट ने। अब इसमें आपको 3 प्रोविजन पढ़ने, 3 अलग कानून पढ़ने हैं। सबसे पहला कानून 2017 के पहले क्या होता था, उसके बाद 2017 से लेकर 20 के बीच में क्या, 21 के बीच में क्या होता है, और 2021 के बाद क्या होता है। अब ये 3 बवंडर क्या मचा के रखा है गवर्नमेंट ने, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूं। 2017 के पहले क्या था बताए, एडवांस रूलिंग वाज सेपरेट फॉर एवरी अथॉरिटी, मतलब इनकम टैक्स का एडवांस रूलिंग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर था, और एक्साइज का एक्साइज लॉ में, कस्टम का कस्टम लॉ में, सबका सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स लॉ में, सबका अलग था। 2017 के पहले 4 एडवांस रूलिंग की अथॉरिटीज अलग अलग थी, सब अपने अपने लॉ का संभालते थे। अब 2017 में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स वाला हटा दिया और बोला अब से सब मर्ज हो जाएगा, मतलब इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, वीएसटी जो भी है सब मर्ज होकर एक बनाएंगे हम लोग, और उसको हम लोग फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर डाल देंगे। तो अभी मर्ज हो गया सब कुछ। अब 2021 में गवर्नमेंट ने एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, तो फिर से अभी क्या हो गया, इनकम टैक्स का अलग, एक्साइज का अलग, कस्टम का अलग, सबका अलग। तो ये मतलब क्या टाइम पास कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आता है, ठीक है। एनीवेज, अपने को क्या पढ़ने का है, अनफॉर्चुनेटली अपने को सब पढ़ने का है। 2017 के पहले वाला भी पढ़ना है, 2017 के बाद वाला भी पढ़ना है, और 2021 के बाद वाला भी पढ़ना है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने सब डाल दिया मॉड्यूल में, ठीक है। क्या मालूम काय को पढ़ा रहा है, इतना नॉलेज काय को दे रहा है। चलो ठीक है, नॉलेज दे रहा है तो अच्छी बात है, नॉलेज कभी भी दे रहा है तो उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, बट स्टिल इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो चलो देखते हैं अब क्या है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ देखो, 1 सितंबर 2021 से क्या होने वाला है, आपका बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आने वाला है, और एडवांस रूलिंग विद सीज टू ऑपरेट, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। एडवांस रूलिंग अभी आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये दिमाग में रखो। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेंट कौन होगा, ठीक है। एप्लीकेंट देखो सब में सेम है, 2017 के पहले भी वही था, 2017 के बाद भी वही है, और 2021 के बाद भी वही है। मैं सबको कुछ बहुत क्लियरली बोलूंगा एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है। तो यहां पर देखो लंबी लिस्ट दी गई है, आप ये पूरा पढ़ लो, ये पूरा पढ़ लो, यहां तक पढ़ लो, या डायरेक्टली ये पढ़ लोगे तो भी एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। वो यहां से यहां तक पढ़ो या डायरेक्टली यहां से पढ़ो, इसलिए मैं यहां से डायरेक्टली पढ़ रहा हूं, मगजमारी ज्यादा लाइफ में मांगता नहीं है। एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, सबसे पहले एक नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन दे सकता है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, जो भी नाम बोलना है बोलो, दोनों के लिए सेम प्रोविजन है। एक रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट एप्लीकेशन दे सकता है, क्यों दे सकता है, बिकॉज उसको इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन करना है, इसकी टैक्सेबिलिटी, उसकी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में उसको पता लगाना है, वो एप्लीकेशन दे सकता है। दूसरा, एक रेसिडेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है जब वो किसी नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है और उसकी उसको टैक्स लायबिलिटी एक्सेट्रा पता लगाना है, तो वो भी दे सकता है। थर्ड,
एक रेजिडेंट फिर से दे सकता है, अब वो किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, वो खुद ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर ही कर रहा है ट्रांजेक्शन, वो किसी के साथ नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 में फर्क है। 2 में कौन सा रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट जो किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन करता है, और 3 में कौन सा रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट है जो किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है। ऐसी इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है मेरे जैसा, आपके जैसा। लेकिन जो पॉइंट नंबर 3 वाला है ना, जो किसी नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन नहीं करता है, इंडिया में नॉर्मली लोकल ट्रांजेक्शन करता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड रखा है। अगर उसके ऊपर तेरा ट्रांजेक्शन के वैल्यू की टैक्स लायबिलिटी आती है, तभी जाकर तेरे को यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं तो तू नहीं आ सकता है। पहले 2 केस में कोई मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है, लेकिन तीसरे वाले में मॉनेटरी थ्रेशोल्ड डाल के रखा है। क्या मॉनेटरी थ्रेशोल्ड डाल के रखा है? द टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम आउट ऑफ 1 और मोर ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर इन टोटल। तो तेरे ट्रांजेक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए? 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर तेरे ट्रांजेक्शन का वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ही क्लॉज नंबर 3 के अंदर वाला रेजिडेंट एप्लीकेशन दे सकता है, नहीं तो उसके लिए अलाउड ही नहीं है, ठीक है। चौथे केस में कौन आता है? चौथे केस में पीएसयूज आते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आता है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी यहां पर एप्लीकेशन दे सकता है। और पांचवें केस में कौन आता है? सब आते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, बट वो वाले कौन से केस है? वो गार वाले केस है। तो देख लो बराबर से, वापस से मैं बोल रहा हूं, पहले केस में नॉन रेजिडेंट अपने लिए ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके लिए दे रहा है। दूसरे केस में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसके लिए दे रहा है। पहले दोनों केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। तीसरे केस में रेजिडेंट अपने खुद के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, क्योंकि वो खुद किसी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें थ्रेशोल्ड डाल के रखा है, तेरा टैक्स लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजेक्शन का वैल्यू 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ही मिलेगा। चौथे केस में पीएसयू के लिए एप्लीकेबल है, और पांचवें केस के अंदर गार वाले केसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब ये जो पहला केस है, दूसरा केस है, तीसरा केस है, और ये जो ये पहले जो 3 केसेस है ना, पहले 3 केसेस, और इनफैक्ट ये पांचवा केस भी, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, पीएसयू को छोड़ के, पीएसयू को छोड़ के बाकी सब केसेस में आपका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी पेंडिंग नहीं मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास अगर पेंडिंग है तो आप एआर के पास नहीं आ सकते हो, या तो आईटैट के पास पेंडिंग है तो आप एआर के पास नहीं आ सकते हो, या तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के साथ पेंडिंग है तो आप एआर के पास नहीं आ सकते हो। लेकिन पीएसयू के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बेनिफिट दिया है, सिर्फ पीएसयू के लिए, कि उसके केस में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वो नहीं आ सकता है, आईटैट और इनकम टैक्स अथॉरिटी के केस में पेंडिंग है तो वो आ सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ के केस में आपका केस कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन फोर्थ केस में, दैट इज पीएसयू के केस में, आपका केस अगर आईटैट और इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है तो भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब तक आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो फिर तब तक इनकम टैक्स अथॉरिटी, जब तक अगर आपका मैटर सॉरी एक बार एआर में चला गया, तो ये पॉइंट किसके लिए पता है? ये पॉइंट नंबर 3 के लिए, पॉइंट नंबर 4 के लिए, दैट इज पीएसयू के लिए। एक बार आपका केस, क्योंकि पीएसयू के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है? बोला है कि आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटैट के सामने पेंडिंग हो सकता है। अब मान लो आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी आईटैट के सामने पेंडिंग है, तो भी आप एआर के पास जा सकते हो। ये लिबर्टी बाकी लोगों को नहीं दिया है, बट पीएसयू के लिए दिया है। तो मान लो पीएसयू चला गया, तो जब तक अब एआर का डिसीजन नहीं आएगा, तब तक आईटैट और इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने मुंह पे उंगली लग के बैठेंगे, वो लोग बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। ये चेक करो, यहां पर ये लिखा गया, तब तक आईटैट और इनकम टैक्स अथॉरिटी बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। Therefore, 4 में से एक, 5 में से सिर्फ एक बंदे को गवर्नमेंट ने लिबर्टी दिया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटैट के सामने पेंडिंग होगा तो भी जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके अंदर होता कौन है भाई, होता कौन है वो भी तो बताओ। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग 245O। ये कभी का है? ये इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 245O। ये कभी आया है? ये 2017 के पहले वाले केसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो वो भी पढ़ा रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, हाँ वो भी पढ़ा रही है, पता नहीं क्या क्या करना चाहती है इंस्टीट्यूट आपके साथ। तो 2017 के पहले क्या था, 2017 के बाद क्या, सब पढ़ने का, ठीक है। और 2021 के बाद क्या, वो भी पढ़ने का। तो अभी हम लोग 2017 के पहले वाला केस पढ़ रहे हैं 245O, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। उसके अंदर कौन होगा? एक चेयरमैन होगा, चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक या एक से ज्यादा रेवेन्यू मेंबर, लॉ मेंबर। चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, रेवेन्यू मेंबर कौन होगा, लॉ मेंबर कौन होगा, उन सबका नीचे क्वालिफिकेशन दिया है। पहला चेयरमैन कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जो पहले जज हुआ करता था, क्योंकि लॉ में ग्रामेटिकली क्या लिखा है, हु हैज बीन अ जज, मतलब अभी प्रेजेंट जज नहीं होना चाहिए, मतलब वो पास्ट जज, सिटिंग जज नहीं होना चाहिए, रिटायर्ड जज होना चाहिए, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट का जज हु हैज बीन हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। ये 3 में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन बन सकता है? हाई कोर्ट का जज, जो जज था, अभी नहीं, सब पास्ट वाली बातें, प्रेजेंट वाली बातें नहीं है इधर। हु हैज बीन मतलब भाई करंट सिटिंग जज नहीं बन सकता है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का सिटिंग जज अगर ऑलरेडी हाई कोर्ट में काम कर रहा है तो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। हु हैज बीन लिखा है, केयरफुल रहना, इतना बारीकी से इंस्टीट्यूट पूछेगा नहीं, बट मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। मैंने आपको क्लास में भी बोला था ये चीज, क्लास में तो बहुत डिटेल में बोला था हर एक चीज। थर्ड, रेवेन्यू मेंबर कौन होना चाहिए? जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम करता है, ठीक है, काम करता है या काम करने के लिए क्वालिफाइड है। अब वो प्रेजेंट भी चलेगा, देखो हु इज लिखा है, हु इज, बहुत केयरफुल रहना। चौथा पॉइंट मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कस्टम एक्साइज के लिए रेलेवेंट है। और पांचवा पॉइंट क्या है? लॉ मेंबर। लॉ मेंबर कौन होना चाहिए? हु इज क्वालिफाइड, हु इज और इज क्वालिफाइड टू बी एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडिशनल सेक्रेटरी के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए वो, और है अगर एडिशनल सेक्रेटरी तो भी चलेगा, या क्वालिफाइड होना चाहिए तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ये दोनों केस में, पहले दो केस में रिटायर्ड लोग चाहिए, ये दोनों केस में रिटायर्ड नहीं,
एग्जिस्टिंग लोग चाहिए, ठीक है, केयरफुल रहना। नाउ ये कब तक एप्लीकेबल है? 26 मई 2017 के पहले एप्लीकेबल है। जैसे मैंने बोला ये जो प्रोविजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2017 के पहले वाले केसेस के लिए एप्लीकेबल। टर्म्स एंड कंडीशंस, हाँ उनकी सर्विस कैसी होगी, सैलरी अलावेंस कितना मिलेगा, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, चलो ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, अथॉरिटीज को कितने एम्प्लॉइज चाहिए, ऑफिसर चाहिए, ऑब्वियसली ये सारे अथॉरिटीज को ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज की मदद भी तो लगेगी, और जज अकेले क्या करेगा बेचारा, उसको बहुत भी तो काम करने के लिए लोग चाहिए ना साथ में, तो गवर्नमेंट देगी उनको, डोंट वरी। लोकेशन क्या होगा उसका, नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के अंदर होगा, उनकी सारी बेंचेस दिल्ली में होगी, दिल्ली छोड़कर एआर और देश में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस वो एआर डिसाइड करेगा आपस में किसको कितना पावर देना है, ठीक है, वो सब मामूली चीज है। कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच मैंने अभी आपको बताया, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, एक रॉ मेंबर, एक रेवेन्यू मेंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर भी दी गई है। हाँ, अभी अगर कोई चेयरमैन की डेथ हो जाती है या कोई चेयरमैन रेजिग्नेशन दे देता है तो फिर क्या होगा, तो फिर वाइस चेयरमैन उसको पोजीशन को ले लेगा चेयरमैन की, कब तक, जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है। चेयरमैन मर गया तो वाइस चेयरमैन विल टेक द पोजीशन जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता है, या चेयरमैन अभी मरा नहीं है, बीमार है इसलिए छुट्टी पर, ठीक है, इलनेस की वजह से छुट्टी पर है, कोई और रीजन की वजह से छुट्टी पर है, तो फिर चेयरमैन क्या करे, वाइस चेयरमैन बन जाएगा चेयरमैन, कब तक, जब तक वो रेज्यूम नहीं करता है पुराना चेयरमैन। तो मैं चेयरमैन हूं, मैं बीमार पड़ गया तो मैं, मेरी जगह खाली है, तो वाइस चेयरमैन मेरी जगह बैठ जाएगा, कब तक, जब तक मैं वापस नहीं आता, मैं वापस आ जाऊंगा तो वाइस चेयरमैन को हटा दूंगा, ठीक है। ये कुछ छोटी बात है। अब जैसे कि मैंने बोला ये 2017 के पहले की कहानी है, एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ा रहे हैं ये सब चीज, आई डोंट नो हैव एनी आइडिया अबाउट इट, ठीक है। अब 2017 के बाद क्या हो रहा है, 2017 के बाद गवर्नमेंट ने सब मर्ज कर दिया, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी, वीएसटी, जो भी आप नाम बोलना चाहते हो, एक्साइज, कस्टम, सबका एक अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, एक। और वो कौन सा कानून क्या होगा उनका, उसका कानून होगा फाइनेंस एक्ट 2017। अब वो इनकम टैक्स में उसका प्रोविजन नहीं है, तो अब यहाँ पर उसके बारे में बोला गया है, अब यहाँ पर उसके रूल्स अलग होंगे, क्वालिफिकेशन अलग होंगे, सब अलग होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर डाला है, बहुत कुछ नहीं डाला है, थोड़ा बहुत ही डाला, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, किसके लिए, उनके क्वालिफिकेशन के लिए रूल बनाएगी, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसके रूल बनाएगी, टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल के लिए ऑफिस में रहेंगे उसके लिए रूल बनाएगी, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, अलावेंस कितना मिलेगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, इन सब के लिए रूल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, चलो ठीक। अच्छा, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रूल में, बट वो 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या रूल में 4 साल उनका टर्म ऑफ ऑफिस हो सकता है, हो सकता है, 3 साल हो सकता है, हो सकता है, 3.5 साल हो सकता है, हो सकता है, क्या 5.5 साल हो सकता है, 5.5 साल नहीं हो सकता है। तो ये चीज दिमाग में रखना, यहाँ पर जो 5 साल लिखा है ना, ये रूल नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम गवर्नमेंट 5 साल के लिए उनको रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकती है। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल, यस, एक बार 5 साल खत्म हो गया फिर से अगर कंडीशन फुलफिल करते हैं अपॉइंटमेंट के तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, एज क्या होनी चाहिए, चेयरमैन की एज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी रूल में, लेकिन चेयरमैन की एज 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वाइस चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स की 67 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है, ये रूल नहीं है, ये मैक्सिमम कैप है। अब उसके अंदर डिसाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट, ठीक है, 5 साल के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा उनका पीरियड। एज 70 साल फॉर चेयरमैन, 67 ईयर्स फॉर अदर्स, डिसाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके अंदर रखो एज को, ठीक है। क्या गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, चलो देखते। अब ये जो पढ़ रहे हो आप क्वालिफिकेशन, सर क्या घड़ी घड़ी पढ़ा रहे हो, हाँ तो मैं क्या करूं, पहले मैं 2017 के पहले वाला पढ़ा रहा था, अब 2017 के बाद वाला पढ़ा रहा हूं, और फिर बाद में 2021 के बाद वाला बाद में बोलता हूं, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अब यहां पर देखो, जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज चाहिए चेयरमैन, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहिए चेयरमैन, लेकिन अब यहां पर हैज बीन भी चलेगा और करंट भी चलेगा, देखो यहां पर इज लिखा है, करंट भी चलेगा और हैज बीन भी चलेगा, दोनों चल जाएंगे, ठीक है। केयरफुल रहना, इतनी बारीकी से प्रोविजन बनाया गया है, इतनी बारीकी से कोई पढ़ता नहीं पूरे इंडिया में, ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, लेकिन हम लोग अपने पेपर 6 के रेगुलर बैच के अंदर, जो पेपर 6 में सिर्फ रेगुलर बैच ही होता है, फास्ट ट्रैक नहीं हो सकता है, इस सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक बनाऊंगा खिचड़ी बन जाएगी, इस सब्जेक्ट को डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। जो रेगुलर बैच है हमारा 115 घंटे का, उसमें हम लोग इतनी बारीकी से एक एक वर्ड पे फोकस करते हैं। तो यहां पर कौन चलेगा, एग्जिस्टिंग भी चलेगा, रिटायर्ड भी चलेगा, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन होगा, फिर से जज ऑफ हाई कोर्ट, एग्जिस्टिंग भी, रिटायरमेंट। रेवेन्यू मेंबर कौन होगा, इट शुड बी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ सीबीडीटी, सीबीडीटी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई भी रेवेन्यू मेंबर बन सकता है। लॉ मेंबर कौन होगा, 10 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए उसका, कंबाइंड पीरियड ऑफ 10 इयर्स, एंड ही हैज बीन फॉर 10 इयर्स डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ये दोनों मिलाकर 10 साल उसने काम किया होना चाहिए, तब जाकर वो लॉ मेंबर बनेगा। तो लॉ मेंबर का डेफिनेशन देखो, पुराने कानून में और नए कानून में भयंकर बदला है, ठीक है। अब टर्म कितना होगा, टर्म 4 साल, अभी सर आपने पिछले पेज पे 5 साल, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं कि वहां पर मैक्सिमम लिमिट था, अब रूल के अंदर 4 साल लिखा है, तो मैं क्या करूं, मैक्सिमम 5 साल था, रूल बोलता है 4 साल। अच्छा, एज कितनी होनी चाहिए, चेयरमैन के लिए 70 साल एज, तो वहां पर भी मैक्सिमम 70 साल था, यहां पर भी 70। वाइस चेयरमैन के लिए 65, दूसरे मेंबर्स के लिए भी 65 इयर्स की एज गवर्नमेंट ने डाल के रखी है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू। तो ये वाला क्वालिफिकेशन कब एप्लीकेबल होगा, 2017 से लेकर 2021 के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब अगर किसी के कॉम्पोजिशन में, एआर के कॉम्पोजिशन में कौन कौन होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, लॉ मेंबर, रेवेन्यू मेंबर। अब किसी क्वालिफिकेशन में किसी के कम ज्यादा कुछ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआर गलत है,
तो किसी के क्वालिफिकेशन में अगर कोई डिफेक्ट है या वैकेंसी में कोई डिफेक्ट है, एक आध मेंबर कम है, एक रेवेन्यू मेंबर कम है, एक लॉ मेंबर कम है, एक वाइस चेयरमैन कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एआर का रूलिंग गलत है, प्रोनाउंसमेंट गलत है, बिल्कुल भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपने आप को बहुत सेफ रखा है और बोला है कि भाई एक आध अगर क्वालिफिकेशन ऊपर नीचे हो जाएगा तो एआर की रूलिंग पे क्वेश्चन उठाना मत चालू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, एआर के बाद जाने के लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब ये सबके लिए एप्लीकेबल है, 2017 के बाद वालों के लिए भी, 2020 के बाद वालों के लिए भी, 2020 के पहले वालों के लिए, सबके लिए भी आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 244 क्यू के हिसाब से एप्लीकेशन है, फीस देनी पड़ेगी। फीस कितनी है सर? फीस यहां पर है, देखो, अगर आपका ट्रांजैक्शन का वैल्यू 100 करोड़ तक है तो 2 लाख रुपए की फीस है, 100 से 300 करोड़ है तो 5 लाख रुपए की फीस है, और 300 करोड़ से ज्यादा है तो 10 लाख रुपए की फीस है। लेकिन पीएसयू के केस में और वो जो लास्ट वाला केस है, गार वाला केस, उसमें आपको 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। क्लॉज 1, क्लॉज 2 है। अब 1, 2, 2A में कौन आता है? 1 में रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट जब अपने खुद के लिए एप्लीकेशन देता है वो आता है। 2 में कौन आता है? 2 में रेजिडेंट जब नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेशन देता है। और 2A में कौन आता है? 2A में वो जब तीसरा वाला केस आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर अब बचा कौन सा? आपका बचा कौन? 2A में कौन सा आता है? वो अपना 100 करोड़ वाला केस। तो बच गया कौन? पीएसयू वीएसयू बच गया। और क्या? पीएसयू वीएसयू के लिए 10,000 रुपए की फीस लग जाएगी आपको, फ्लैट 10,000 बस। यस सर, एप्लीकेशन देने के बाद विड्रॉ कर सकता हूँ? यस, 30 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। डेट एप्लीकेशन देने के 30 दिन के अंदर अगर आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। सर 30 दिन के बाद विड्रॉ करना है तो अगर सरकमस्टेंस जस्टिफाई करेगा तो अलाउ करेगा आईटैट, सॉरी एआर। जेन्युइन रीजन होगा तो अलाउ करेगा एज पर द रूलिंग ऑफ एम के जैन। यहां पर बोला गया जेन्युइन रीजन, इफ द सर्कमस्टेंसेस सो जस्टिफाई इट मे परमिट विड्रॉइंग द एप्लीकेशन इवन आफ्टर 30 डेज, वो अलाउ करेगा, ठीक है। अब एक बार आपने एआर को एप्लीकेशन दे दिया, एआर क्या करेगा उस एप्लीकेशन के साथ? एआर वो एप्लीकेशन कमिश्नर को भेजेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, उससे रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, गो थ्रू करेगा, और जब भी पॉसिबल होगा जितने भी समय के बाद वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। कोई लॉ में समय नहीं दिया है, ठीक है। एआर कमिश्नर से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा और उसको गो थ्रू करेगा और उसके बाद अपने हिसाब से उसको रिटर्न करेगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, 2017 के बाद के लिए भी, 2017 के बाद भी, और 2021 के बाद भी, सबके लिए। एक बार एप्लीकेशन देख लिया, उसके बाद क्या करेगा एआर? या तो आपका एप्लीकेशन अलाउ करेगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अलाउ भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन 3 सर्कमस्टेंसेस में हमेशा रिजेक्ट करेगा, हमेशा। पहला, अगर आपका केस किसी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है, किसी भी अथॉरिटी, अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटैट या कोर्ट के सामने पेंडिंग है, आपका केस रिजेक्ट कर देगा। मैंने पहले बोला आपका केस किसी भी के भी सामने पेंडिंग नहीं होना चाहिए, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। और लेकिन पीएसयू के लिए बेनिफिट है, पीएसयू के लिए अगर आपका केस आईटैट या इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है तो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि पीएसयू के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटैट के सामने पेंडेंसी चलती है। समझ में आ गया? तो बाकी सबके लिए कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। पीएसयू के केस में सिर्फ इनकम टैक्स, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग होगा तो रिजेक्ट कर देगा। सेकंड, अगर आईटैट को अगर आपने एआर को बोला कि मेरे को जरा फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दो ना, तो लात मार के भगा देगा। फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एआर नहीं बैठा है, ठीक है। थर्ड सर्कमस्टेंस जिसमें एआर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, अगर एआर को ट्रांजैक्शन को गो थ्रू करके लग रहा है कि ये प्रीमा फेसी टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाया गया, एआर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप गार वाले अससी हो तो वो थर्ड पॉइंट के अंदर आपका केस रिजेक्ट नहीं कर सकता है। गार वाले अससीज को यहां पे एक्सेप्शन दे दिया है, ठीक है। क्लियर? बोलो। और ये पॉइंट पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए भी एक्सेप्शन दे दिया है, 2 एक्सेप्शन है। बाय डिफॉल्ट अगर एआर को लगता है कि आपका केस एकदम प्रीमा फेसी क्या चल रहा है, लफड़े वाला, वो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन पब्लिक पीएसयू के केस में और गार वाले केसेस में वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ही हैज टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड गो थ्रू द एंटायर प्रोसीडिंग, ठीक है। रिजेक्ट करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, रीजन ऑफ रिजेक्शन देगा, और अगर आपका एप्लीकेशन अलाउ हो जाता है, अलाउ, तो वो 6 महीने के अंदर, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन इट विल पास एन ऑर्डर, ठीक है। और वो ऑर्डर आपको दे देगा, ठीक है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग एक बार आ गया, एडवांस रूलिंग मेरे सामने आ चुका है, हाँ आ चुका है, मेरे हाथ में पड़ा हुआ एडवांस रूलिंग, हाँ है मेरे हाथ में। तो अब ये रूलिंग किस पे, इस पे बाइंडिंग है, सुन लो। अभी यहां पर एक चेंज है, 2021 के बाद ये नहीं एप्लीकेबल है, 2021 तक, मतलब जो नया कानून फाइनेंस एक्ट 21 में आया ना, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? मैंने आपको डीटी में भी बोला, मैं यहां पर भी बोल देता हूं। सबसे पहले आप कब ये माना जा सकता है कि ये बाइंडिंग है, कब बाइंडिंग है और किस किस पे बाइंडिंग? ये एसएससी पे बाइंडिंग है, एसएससी को फॉलो करना पड़ेगा। ये उस ट्रांजैक्शन के लिए बाइंडिंग है जिसके लिए आपने एआर को एप्लीकेशन दिया है, प्लस ये इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग है, कमिश्नर और उसके नीचे की सारी अथॉरिटीज पे बाइंडिंग है, ठीक है। सारी अथॉरिटीज पे बाइंडिंग है, सुन लो अच्छे से। एप्लीकेशन एप्लीकेंट पे बाइंडिंग है, ट्रांजैक्शन पे बाइंडिंग है और इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग है। हाँ, आगे जाकर इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ और देयर इज अ चेंज इन फैक्ट्स ऑफ द एसएससी देन इट इज नॉट बाइंडिंग। अब नए लॉ में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये 2017 के पहले वाले लॉ में था, 2017 के बाद वाले लॉ में भी था, लेकिन 2021 के बाद वाले लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब से आप जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग गवर्नमेंट ने नया बनाया उसकी ऑर्डर को आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, हाई कोर्ट अपील कर सकते हो डायरेक्टली।
तो पहले ये बाइंडिंग होता था, लेकिन अभी आप भी अपील कर सकते हो, असेसिंग ऑफिसर भी अपील कर सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2021। बी वेरी केयरफुल, वो अपील का सेक्शन में आगे जाकर आपको बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या एडवांस रूलिंग जो पास हुआ है क्या वो वॉइड हो सकता है? एक बार पास हो गया आपके फेवर में, क्या हाँ हो सकता है, अगर आगे जाकर एआर को पता चलता है दैट द एडवांस रूलिंग वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर एडवांस रूलिंग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स से लिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। अब ये सारे शब्द आपको कहां पर मिले थे मालूम? पहले एआर के साथ साथ आपको मिले थे एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट के अंदर भी, जाके देख लेना एपीए में। एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में भी ये शब्द थे, ये शब्द थे जो यहां पर है, चेंज इन लॉ, चेंज इन फैक्ट वाला, और ये वाला भी, तो यहां लिख लेना अगर चाहिए तो। ऑल्सो देयर इन एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, यू कैन गो एंड चेक एंड क्रॉस वेरीफाई, इंटरलिंकिंग इसको बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या पावर्स है इनके पास? वही पावर है जो सेक्शन 131 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है, दैट इज समन इशू करने वाला पावर। तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये वही पावर है जो समन इशू करने वाला पावर है। ये 4 पॉइंट वही है जो समन इशू करते समय काम आता है, रटा वटा मार के मतलब नहीं, क्योंकि पेपर 6 में आपको ओपन बुक में लिखना है अगर पूछता भी है तो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास ना एक स्पेशल पावर था कि वो अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करते थे, कोई रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी नहीं था, लेकिन अब से ये प्रोसीजर के अंदर पूरा गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, अभी अथॉरिटी खुद रेगुलेट नहीं कर सकती है फ्रॉम 1 सितंबर 2021, ठीक है। वो लोग खुद रेगुलेट करते थे अपने पूरे प्रोसीजर को, तो बहुत बड़े लोग थे यार, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस, ये लोग सब लोग, गवर्नमेंट बीच में टांग नहीं अड़ाती थी, उनको फ्री फ्री हैंड दे दी थी, आपको जो करने का करो, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा प्रोसीजर इन्होंने अभी यहाँ पे डाला है। अब गवर्नमेंट थक गई, क्यों? क्योंकि बहुत वैकेंसी होती थी कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में, क्यों? क्योंकि जज मिलते नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट के जज कहां से ढूंढे, इतने पेंडिंग, इतनी केसेस पेंडिंग होती थी कि गवर्नमेंट ने बोला जज वज के भरोसे अब मत रहो। तो अब गवर्नमेंट ने बोला एडवांस रूलिंग हटाओ, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग लाओ, और जिसमें अब कौन बैठेगा मालूम? कमिश्नर बैठेंगे, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के नीचे की अथॉरिटी नहीं बैठेगी। और देश में अब गवर्नमेंट ने 3 बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग बनाया, दिल्ली में 2 है और मुंबई में 1 है, पहले सिर्फ दिल्ली में था, अभी दिल्ली में 2, मुंबई में 1, और इनका नाम क्या कर दिया? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। और इनका कॉम्पोजिशन कैसे होगा? इसमें इसमें चीफ कमिश्नर बैठेंगे, 2 चीफ कमिश्नर बैठेंगे कम से कम, 2 मेंबर्स ईच बीइंग नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर या उसके ऊपर की अथॉरिटी जो है, तो डायरेक्टर जनरल एक्सेट्रा जो भी है उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकती है यार, तब पूरा का पूरा वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस पर डिपेंडेंसी निकल जाएगी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है यार, कुछ भी अलग नहीं है। एक एडवांस रूलिंग दिल्ली में, दूसरी दिल्ली में, और तीसरी मुंबई में। तो रूलिंग में कौन होगा? 2 मेंबर्स होंगे, नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर। बाकी सब कुछ सेम है, देखो मैं बताता हूँ, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, ये सेम है। 245 RR पीछे जाकर चेक कर लेना, वैकेंसी वाला पॉइंट सेम है, पीछे जाकर चेक कर लेना, एप्लीकेशन वाला पॉइंट सेम है, फीस भी सेम है, पीछे जाकर चेक कर लेना, ये प्रोसीजर सेम है, कब कब वो कर सकता है, वो सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है बताता हूँ, यहाँ पर अभी ये प्रोसीडिंग्स फेसलेस होने वाली है। फेसलेस कौन सी वाली? ये पूरी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की प्रोसीडिंग फेसलेस होगी, लेकिन फेसलेस प्रोसीडिंग के लिए गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ेगा? नोटिफिकेशन, जो गवर्नमेंट ने अब तक नहीं लाया। जैसे लाया ना अपने असेसमेंट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, अपील के लिए आ चुका है, पेनाल्टी के लिए, इसके लिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद वॉइड इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, वही सेम सेम, सब कुछ सेम, पावर्स भी सेम, सब कुछ सेम, यहां तक कुछ अलग नहीं है। अभी एक चीज अलग आ जाएगी यहां पर कि अभी अगर इसके ऑर्डर से, किसके? बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से अगर कोई दुखी है तो वो अपील कर सकता है। किसको अपील कर सकता है? हाई कोर्ट को। असेसी भी अपील कर सकता है, डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है। कितने दिन में? 60 डेज ऑन द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट रूलिंग। 30 डेज का और एक्सटेंशन दे सकता है अगर प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज है, जेन्युइन रीजन है, तो 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है हाई कोर्ट से। तो ये ऑर्डर डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील होता है, बीच की कोई अथॉरिटी, सीआईटी अपील, आईटेट नहीं, आईटेट वाईटेट नहीं, डायरेक्ट हाई कोर्ट। जो पहले वाला अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वो तो आप पे बाइंडिंग था, डिपार्टमेंट में भी बाइंडिंग था, तो कोई अपील ही नहीं कर पाता था, क्योंकि बाइंडिंग है तो अपील कैसे करूं? ये बाइंडिंग नहीं है तो अपील हो जाएगा, ठीक है। 245W के अंदर, और ये भी पूरा का पूरा अभी फेसलेस होने वाला है, टीम बेस्ड असेसमेंट जैसा होता है ना इनकम टैक्स में, वैसा ही टीम बेस्ड होने वाला है ये भी, ठीक है। नाउ यहां पर कुछ इलस्ट्रेशन है, उसमें से एक इलस्ट्रेशन मैं करा नहीं रहा हूं, मैं क्लास में कराया हूं आपको ये चीज, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन कराने का मेरे पास समय नहीं यहाँ पर यार, इसको अच्छे से गो थ्रू करना। ये एक मस्ट डू इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये पुराने वाले प्रोविजन में भी एप्लीकेबल था, नए वाले में भी एप्लीकेबल है, इसके लिए देखना जरूरी है इसको, ठीक है। Now this is what your advanced ruling is all about. The next topic is, let me tell you very clearly, the next topic is black money law, ठीक है। अब black money law को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, बिकॉज black money law में कोई चेंज नहीं आता है और ना ही कोई चेंज आया है। तो पिछले साल का जो रिकॉर्डिंग है और इस साल का जो रिकॉर्डिंग है वो सेम ही होने वाला है, क्योंकि बुक में कोई चेंज नहीं है, ब्लैक मनी लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद मैं डायरेक्टली ब्लैक मनी लॉ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एंड में 10 मिनट के लिए कुछ ऑडियो का इशू है, वो लास्ट ईयर भी था, तो वो सुनाई देता है, ऐसा नहीं है, इतना क्लियरली नहीं सुनाई देता है, जैसे बुलंद आवाज है मेरी उतनी बुलंद नहीं है,
लेकिन फिर भी तो उतना मैनेज कर लो बेटा, ताकि मैं आगे के लेक्चर्स को जल्दी से रिकॉर्ड कर सकूं आप लोगों के लिए यार, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें आपको देनी है यार। तो जो चीजें मैं सेम टू सेम वापस से 1 घंटा रिकॉर्ड करना थोड़ी सी बेवकूफी हो जाएगी मेरी तरफ से भी। ब्लैक मनी लॉ पूरा का पूरा सेम है, पेज बाय पेज से मैं थोड़ा 1-2 लाइन आगे पीछे हो सकती है, मतलब कंटेंट नहीं आगे पीछे होगा, इंस्टीट्यूट का अलाइनमेंट आगे पीछे हो सकता है, कंटेंट तो सेम ही है पूरा। तो बेटर होगा कि आप वो लोग देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इतनी ज्यादा भी नहीं हो, ठीक है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एमसीक्यू के तौर पे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक भी नहीं हो। So that I can work on now the next topic, that is model convention, जो आपके लिए बहुत ही अतरंगी टॉपिक है और क्रिटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो अभी अगला लेक्चर जो होगा आपका वो ब्लैक मनी लॉ पे, ठीक है। Hello all of you, today is the 16th day of the revision of your international taxation paper 6C directly from your study material, relevant for your May 20 और November 2020 के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है ब्लैक मनी लॉ। ब्लैक मनी लॉ पे आज डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द ब्लैक मनी लॉ एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ये लॉ कब आया, 2015 में आया। कब से एप्लीकेबल है, AY 1617 से एप्लीकेबल है। सबसे पहले ये लॉ किसके ऊपर लगता है, एसएससी के ऊपर। एसएससी के ऊपर कितना टैक्स लगता है इस लॉ में, 30%। 30% टैक्स किसके ऊपर है, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट। तो सबसे पहले क्या एसएससी वर्ड डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है नीचे। इनकम टैक्स लॉ का रेफरेंस मत लेना, यहाँ पर एसएससी का डेफिनेशन अलग है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहले बोला है एसएससी का मतलब वो बंदा जो रेसिडेंट है, दूसरा बोला है एसएससी का बंदा वो भी हो सकता है जो नॉन रेसिडेंट है आज, या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है आज, लेकिन जिस साल में उसने वो इनकम कमाया था या वो असेट खरीदा था उस साल में वो क्या था, वो रेसिडेंट था। आज क्या है, नॉन रेसिडेंट। आज क्या है, नॉट ऑर्डिनरी, लेकिन जिस साल में इनकम कमाया था या जिस साल में वो असेट खरीदा था, चुराया हुआ असेट, वो तब रेसिडेंट था। आज नॉन रेसिडेंट है तो क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 12 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट का मतलब ये होता है एक ऐसी इनकम जो बाहर के सोर्स से आ रही है, इंडिया के बाहर की सोर्स है, जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। और अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट का मतलब क्या है, एक ऐसा असेट जो बाहर है, लोकेटेड बाहर है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है। तो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम मतलब क्या, जो इंडिया के बाहर से जिसकी सोर्स आई है, बाहर का रेंट, बाहर की सैलरी, बाहर का बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो इंडिया में डिस्क्लोज नहीं किया है। अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट का मतलब क्या है, असेट बाहर लोकेटेड है, भले उसको पैसा कमाने के लिए इंडिया से कमाया था या बाहर से कमाया था, वो मैटर नहीं करता है। क्लास के अंदर आपने इन सब चीजों के लिए एग्जाम्पल लिखा है, चेक करना बराबर से, ठीक है। अब इसी के अंदर अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट, अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब यहां पर है नीचे। अब इस फ्रेज का मतलब नीचे डिफाइंड है। इसका मतलब है एक ऐसा असेट जो इंडिया के बाहर है, जो आप होल्ड कर रहे हो, या तो आप बेनिफिशियल ओनर की तरह होल्ड कर रहे हो, या तो आप खुद अपने नाम पे होल्ड कर रहे हो, और इसके पीछे आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये असेट कहां से आया, तो वो असेट क्या बन जाएगा, अनडिस्क्लोज्ड। हाँ, अगर वो असेट खरीदने के लिए अगर आपके पास जो पैसा आया वो आपने डिस्क्लोज कर दिया है, तो फिर वो अनडिस्क्लोज कहां से हुआ, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ऑफ द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच असेट। वो अगर आप नहीं दे पाए तो क्या बन जाएगा, वो असेट अनडिस्क्लोज बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ये तो लाइन है जो बहुत भयानक लाइन है। एसएससी का मतलब क्या है, रेसिडेंट, या आज जो नॉन रेसिडेंट है, या आज जो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एक जमाने में रेसिडेंट है जब इनकम कमाई थी, असेट खरीदा था। साथ में अनडिस्क्लोज असेट का मतलब क्या, वो यहां पर है, उसमें भी अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया का मतलब यहां मेंशन्ड है। उसके बाद यहां पर प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है जो अगले पेज पे दिया गया है, ठीक है। नाउ इसमें दो चीज पे चार्ज है, इनकम पे एक असेट पे। इनकम पे कब चार्ज लगेगा, जिस साल की इनकम होगी उस साल में। सपोज आज पता चला कि 17-18 की इनकम है तो 17-18 की साल में चार्ज होगा। आज पता चला कि 16-17 की इनकम है तो 16-17 की इनकम में चार्ज होगा। लेकिन असेट कैसे चार्ज होगा, असेट इसी साल चार्ज होगा। चेक करना, असेट का वैल्यूएशन तब होगा, कैलकुलेशन विल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच द एओ नोटिसेस दैट पर्टिकुलर अनडिस्क्लोज असेट। एओ ने जब वो अनडिस्क्लोज असेट को आइडेंटिफाई किया, उसी साल में असेट का कैलकुलेशन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे भाषण दिया है, ये भाषण सेक्शन 72C का है, लेकिन सिलेबस में इन्होंने 72C तो रखा ही नहीं है, तो इस भाषण का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इन्होंने सेक्शन 72C आगे जाकर रखा ही नहीं, वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है। प्रीवियस ईयर का वही डेफिनेशन जो इनकम टैक्स लॉ में आप जनरली यूज करते हो, ठीक है। क्या डेफिनेशन है सर, कि अगर न्यूली सेटअप बिजनेस है तो फिर डेट ऑफ सेटिंग अप से लेकर कब तक, ईयर एंड तक, या अगर बिजनेस उससे पहले खत्म हो जाता है तो उससे पहले तक।
और अगर नया सोर्स ऑफ इनकम आया तो फिर डेट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम से, और अगर आप एग्जिस्टिंग एंटिटी हो, एग्जिस्टिंग असेसी हो, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन है, कुछ महान नहीं, इनकम टैक्स जैसा ही है। नाउ यहां पर फिर से लिखा है कि असेट पे कब चार्ज लगेगा। चार्ज दो चीजों पे, ये चीज दिमाग में रखना, एक इनकम पे, एक असेट पे। असेट पे कब चार्ज लगेगा, जब एओ असेट को नोटिस करेगा। अनडिस्क्लोज असेट जब नोटिस होंगे तब उस पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, एज पर प्रोवाइडेड टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1। अब यहां पर दिया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में कि जो असेट है, अब दो चीजों का कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा, असेट को वैल्यू करना पड़ेगा। तो अब असेट को आप कैसे वैल्यू करोगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, उसमें अलग अलग रूल्स दिया है। सबसे पहले बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन को वैल्यू कैसे करोगे, उसका कॉस्ट निकालिए, कंपेयर कीजिए उसके मार्केट वैल्यू से एज ऑन वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट क्या होता है, 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर आज पता चला 2019-20 में, तो 1 अप्रैल 2019 का वैल्यूएशन डेट निकालिए, उस दिन की उसकी एफएमवी। तो एफएमवी कंपेयर विद कॉस्ट विच एवर इज हायर, किसके लिए, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन। अच्छा, ये एफएमवी कौन निकालेगा, बाहर की कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट निकालेगी, चेक करो, बाहर की जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। फिर ये पेंटिंग वेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब चीज का वैल्यूएशन भी एग्जैक्टली ऊपर के जैसा ही होगा। कोटेड शेयर का वैल्यूएशन कैसे होगा, कोटेड शेयर्स एंड कोटेड मतलब लिस्टेड शेयर्स, कॉस्ट कंपेयर विद व्हाट, 1 अप्रैल का उसका एवरेज मार्केट प्राइस ऑन एस्टैब्लिश सिक्योरिटी। एस्टैब्लिश सिक्योरिटी का मतलब होता है जो कोई रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी होगी बाहर की, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर 1 अप्रैल को उसका क्या वैल्यू है, हाईएस्ट लोएस्ट निकालो, उसका एवरेज लो। सर 1 अप्रैल को वो शेयर्स ट्रेड नहीं हुआ तो उसके पीछे जाओ, फिर 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च, 28 मार्च, कभी ना कभी तो ट्रेड हुआ होगा। अनकोटेड शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करें सर, ये फॉर्मूले के हिसाब से, A minus B. A minus B is A is some assets, B is some assets, minus L is certain liabilities. PE is paid up equity of capital. Denominator में आप A plus B is asset, L is liability. PE is paid up equity, इसका मतलब कितना इक्विटी कैपिटल है आपका पेड अप, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। PV पेड अप वैल्यू, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, उस हिसाब से। तो अब A को डिफाइन किया है, A के अंदर इन्होंने सब असेट्स रखे, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें माइनस करने के लिए बोला है। फिर बी के अंदर कुछ असेट्स रखे, तो ए प्लस बी आपका टोटल असेट्स हो जाएगा। फिर लाइबिलिटीज की लिस्ट दी गई है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर नहीं घुस सकते हम लोग, लाइबिलिटीज की लिस्ट, और फिर बाद में पीई और पीवी को रेफर कर दिया, ठीक है। अभी अनकोटेड शेयर हुआ तो, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो शेयर्स है ना, ये वैल्यूएशन जो है ना, ये सिर्फ कोटेड इक्विटी, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है पेड अप इक्विटी एक्सेट्रा, पेड अप इक्विटी, पेड अप इक्विटी। तो ये जो फॉर्मूला है, ये लंबा वाला, ये अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल, सॉरी अनकोटेड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए क्या करना है, वही करना है जो आप ज्वेलरी, पेंटिंग वेंटिंग के लिए करते थे, चेक करो। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो वही सेम, कॉस्ट और 1 अप्रैल का मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। बैंक अकाउंट के लिए क्या करोगे, ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट के लिए जब से बैंक अकाउंट खुला है तब से लेकर अब तक का सारा डिपॉजिट ऐड करो, वही आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। से 1 अप्रैल 2005 में बैंक अकाउंट खुला था, तब से लेकर अब तक का सारा डिपॉजिट ऐड करो, वो बैंक अकाउंट बन गया तुम्हारा, उसका वैल्यूएशन हो गया। अरे बाप रे सर, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है कि अगर कोई पैसा डिपॉजिट करके उसी में से विड्रॉ करके फिर वापस डिपॉजिट किया तो फिर डुअल डिडक्शन हो जाएगा, उस अमाउंट को वापस चार्ज नहीं करेंगे। से आपने 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया है, फिर 4 करोड़ निकाला है, फिर वापस 3 करोड़ डाल दिया है, तो इस वापस जो 3 करोड़ पे जा रहा है वो 4 करोड़ निकाला गया ही 3 करोड़ है, तो फिर उस पैसे पे वापस से टैक्स नहीं लगाएंगे। फर्दर अगर 2015 में चैप्टर 6 फॉलो किया था, चैप्टर 6 क्या है, मैंने आपको क्लास में बोला था कि 2015 में जब लॉ आया तो गवर्नमेंट ने लोगों को एक मौका दिया था कि चैप्टर 6 में आओ अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दो, जो भी डिस्क्लोज कर देगा उसे माफ कर देंगे या रिलैक्स टैक्स रेट लगा के छोड़ देंगे। तो चैप्टर 6 में अगर आपने बैंक अकाउंट ऑफर कर दिया था और उस पर टैक्स भर दिया था, पेनल्टी भर दिया था पहले, तो फिर बाद में अभी आपका डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग नहीं काउंट होगा। चैप्टर 6 में जब आपने टैक्स पेनल्टी भरा उसके बाद से काउंट होगा। चेक करो, वो भाषण दिया गया है। और इंडिया के बाहर अगर आपका किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी एओबी बीओआई में शेयर है तो आपको क्या करना है, तो उसके ऊपर भी आपको डिस्क्लोजर देना है। नहीं डिस्क्लोजर दोगे तो आपको यहां पर क्या लग जाएगा, आपको यहां पर लग जाएगा टैक्स 30% ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन असेट। तो इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, पहले उस फर्म का नेट वेल्थ निकालो, उसका नेट असेट निकालो, उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं सबको उनके कैपिटल अकाउंट के हिसाब से उतना कैपिटल अकाउंट के हिसाब से अमाउंट एट्रीब्यूट कर दो। सपोज 15 लाख रुपए उनका नेट वेल्थ है, तीनों का कैपिटल 3-3 लाख है, तो तीनों को 3-3 लाख रुपया दे दो, एलोकेट कर दो। बच गया 9 लाख, बच गया 6 लाख, क्योंकि 3-3 लाख रुपया तीनों को एलोकेट कर दिया, अभी बच गया 6 लाख। 6 लाख को डिवाइड करो
अगर डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या रेशो में सब कुछ डिसाइड होने वाला है, अगर वो रेशो है तो उस रेशो में तीनों को डिसाइड करो। और अगर डिसोल्यूशन का रेशो डिक्लेयर नहीं है इनके डीड के अंदर, तो फिर पीएसआर के रेशो में डिवाइड करो। स्टेप नंबर 1, फर्म का वेल्थ निकालो। स्टेप नंबर 2, सारे पार्टनरों का क्या देखो, असेट्स का वैल्यूएशन देखो, कैपिटल अकाउंट का वैल्यूएशन देखो, और फिर सबको कैपिटल अकाउंट में एट्रीब्यूट कर दो। जो भी बच जाएगा वो डिसोल्यूशन के रेशो में या तो पीएसआर के रेशो में। और इन सब के अलावा अगर कोई एसेट है तो उसका वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचएवर इज हायर ऑन वैल्यूएशन डेट। इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन आप किसी फॉरेन टैक्स अथॉरिटी या फॉरेन गवर्नमेंट की किसी रिकॉग्नाइज अथॉरिटी से नहीं पूछना है, क्योंकि बाकी सब जगह पर देखो रिकॉग्नाइज अथॉरिटी से वैल्यूएशन करवा के लेकर आना, यहां पर ऐसा नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई असेट फेयर मार्केट वैल्यू, असेट का फेयर मार्केट वैल्यू कब निकालना है, 1 अप्रैल को। अगर कोई असेट 1 अप्रैल के पहले ही बेच दिया तो एसएससी ने पहले ही बेच दिया है तो, और एओ को आज पता चला कि ये भी असेट था 2017 में बिक गया था, तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, रूल 3 सब रूल 2 के हिसाब से होगा। रूल 3 सब रूल 2 क्या कहता है, उसका वैल्यूएशन करते समय आपको क्या करना होगा, उसका वैल्यूएशन करते समय आपको फिर उसकी 1 अप्रैल की एफएमवी नहीं देखना है, उसको आप चेक करोगे उसका सेल कंसिडरेशन या कॉस्ट विचएवर इज हायर। सपोज आज पता चला एओ को कि एसएससी ने 2017 में ही कोई अनडिस्क्लोज असेट था वो बेच दिया, तो जितने में बेचा था वो सेलिंग प्राइस कंपेयर विद व्हाट, कॉस्ट विचएवर इज हायर। आज का एफएमवी मत निकालो 1 अप्रैल का फिर। लेकिन अगर उसने 2 साल पहले अगर किसी को गिफ्ट दे दिया या सस्ते में बेचा, तो फिर एफएमवी निकालने का ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 3 अलग किस्म का वैल्यूएशन। अगर आज असेट है तो रूल 3(1), अगर आज असेट नहीं है, पहले ही बेच दिया है और जेन्युइन प्राइस पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट, और अगर आज असेट नहीं है और कम प्राइस पे बेचा है, गिफ्ट दे दिया है, तो फिर सेलिंग प्राइस नहीं, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और कॉस्ट विचएवर इज हायर। बराबर? अब अगर जब भी आप कोई ओल्ड असेट को वैल्यू कर रहे हो या ओल्ड बैंक अकाउंट को वैल्यू कर रहे हो, तो उसको वैल्यू करते समय अगर आपको यह पता चल रहा है कि उसी में से बाद में कुछ नया असेट खरीदा है आपने, तो जितना भी नया असेट खरीदा है उतना वैल्यू आप ओल्ड असेट में से लेस कर दो। चेक करो, आपने से पहले एक हाउस प्रॉपर्टी ए खरीदी थी, फिर उसको बेच के बैंक में पैसा डाला, फिर बैंक से पैसा निकाल के हाउस प्रॉपर्टी बी खरीदी, तो जब ए का वैल्यूएशन करोगे, तो जब बी खरीदने के लिए ए से ही पैसा गया था ना, तो ए के वैल्यूएशन में से बी के जितने में खरीदा गया है वो लेस कर दिया जाएगा। चेक करना, यहां पर ये लिखा गया है, in such a case the fair market value of the old asset or the bank account as the case may be, old asset or the bank account as the case may be shall be reduced by the amount of what, consideration invested in the new asset। और इस पे मैंने क्लास में फॉर्मूला भी लिखवाया और यहां पर एक एग्जांपल भी आप देख ही सकते हो। सर बाहर जो वैल्यूएशन होगा असेट का वो तो फॉरेन करेंसी में होगा, सर उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? उसको कन्वर्ट करते समय आपको आरबीआई का रेफरेंस रेट लेना पड़ेगा, अगर वो एक ऐसी करेंसी है जिसको आरबीआई परमिट करती है। अगर आरबीआई की परमिटेड करेंसी नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करो और फिर डॉलर को किस में कन्वर्ट करो, रुपीस में कन्वर्ट करो। चेक करो, बराबर? और डॉलर में किस में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करोगे, सेंट्रल बैंक ऑफ द रेट, उस देश में कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होगी ना, उस हिसाब से कन्वर्ट करो। सर उस देश में अगर सेंट्रल बैंक ही नहीं है तो फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करो, कोई ना कोई तो बैंक होगी उस हिसाब से। चेक करो, और फिर नीचे कुछ चीजों के डेफिनेशंस दिए गए जो मैंने क्लास में डिस्कस भी किए थे इनफैक्ट। सर वैल्यूएशन डेट क्या होगी, वैल्यूएशन डेट मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, करेंसी कन्वर्ट करने के लिए। ये अगर असेट सेक्शन 59 में डिक्लेयर कर दिया 4 साल पहले 2015 में, तो 1 जुलाई 2015, और अगर आज असेट है मिला है तो फिर 1 अप्रैल ऑफ द रेलेवेंट पीवाई, जो भी पीवाई होगा उसका 1 अप्रैल। ठीक है, तो यहां पर आपका वैल्यूएशन का डिस्कशन खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है सेक्शन 4 स्कोप। क्या कवर्ड है यहां पर? 3 चीज कवर्ड है। पहले, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, ठीक है, इनकम फ्रॉम अ सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच वाज नॉट डिस्क्लोज, इनकम टैक्स रिटर्न 139(1) में भरा है या 139(4) या 139(5) में, और उसमें इनकम डिस्क्लोज नहीं की है तो ब्लैक मनी लॉ में चार्ज हो जाओगे। अगर वहां डिस्क्लोज कर दिए तो यहां बच जाओगे। सेकेंड, या तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा है तो फिर आप मर जाओगे और आपको ब्लैक मनी की नोटिस आ सकती है। या पहले दोनों पॉइंट इनकम के लिए है और जो तीसरा वाला पॉइंट है वो अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के लिए। तो अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न में आपने असेट डिस्क्लोज नहीं किया है तो आप यहां फंस जाओगे। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है यहां पर और यहां पर, इन दोनों को अगर मिला दोगे तो इसमें क्या लिखा गया है,
कि अगर कोई इनकम ब्लैक मनी लॉ में चार्ज हो जाती है तो फिर वो इनकम टैक्स लॉ में चार्ज नहीं हो सकती है। सिमिलरली यहां पर ऊपर नीचे मिलाकर ये लिखा है कि कोई इनकम अगर इनकम टैक्स लॉ में चार्ज हो जाती है तो फिर वो ब्लैक मनी लॉ में चार्ज नहीं होगी। दोनों लॉ में एक ही इनकम एक साथ चार्ज नहीं होगी, दोनों में से किसी भी एक लॉ में आपको चार्ज करना होगा इनकम को। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सेक्शन 5 ये आज का लास्ट सेक्शन उठा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या है इसके अंदर, कंप्यूटेशन कैसे करोगे आप फॉरेन इनकम का, असेट का। सबसे पहले साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, किसी भी एक्सपेंडिचर का, किसी भी अलाउंस का, किसी भी सेट ऑफ का, इनकम के अगेंस्ट, असेट के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलेगा। भाड़ में जाए तुम्हारा इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में मिलता भी होगा तो भी यहां नहीं मिलेगा, माफ कीजिएगा। ये पहली बात बोलिए। सिर्फ एक ही चीज का डिडक्शन मिलेगा और वो ये है कि अगर आप कोई असेट खरीदते हो, ठीक है, आपका कोई इंडिया के बाहर असेट है और वो पकड़ा गया, और अगर आप प्रूव करते हो कि वो असेट खरीदने के लिए जो पैसा था उस पे या तो इनकम टैक्स में टैक्स लग चुका है या तो ब्लैक मनी लॉ में टैक्स लग चुका है। तो सपोज अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी मिली यूके में और पता लगा रहा है कि ये 2 करोड़ खरीदने के लिए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो पैसा आया है वो इंडिया के सोर्स से आया, वो आपने पहले डिस्क्लोज किया था। ये अगर आप प्रूव कर सकते हो कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जो पैसा था वो डिस्क्लोज था तो फिर उतना आपको रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। फिर एक लास्ट में इमोबल प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दिया है। क्या कि देखो बेटा कि अगर 1970 में आपने अगर कोई इमोबल प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1 लाख रुपए की खरीदी थी और वो 1 लाख रुपए की इनकम डिस्क्लोज नहीं की थी और उस अनडिस्क्लोज इनकम से एक असेट खरीदा था, गवर्नमेंट ने आज पकड़ लिया, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा इमेजिन करो। आज की एफएमवी कंपेयर विद 1 लाख विच एवर इज हायर, तो एफएमवी ज्यादा होने वाली है तो अनजस्ट हो जाएगा। तो उसको फिर रिडक्शन देते समय ना उसने जो 1 लाख रुपए का जो वैल्यू यूज किया है ना उसमें, तो उस वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना चाहिए। इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ने देखो क्या बोला है, आपको एक फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। रिडक्शन ये होगा एफएमवी इनटू फॉरेन असेस्ड इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट, और उस हिसाब से। नहीं तो आपका रिडक्शन कितना होता, सिर्फ 35 लाख का रिडक्शन होता। अभी देखो आपका रिडक्शन डबल हो गया 70 लाख का, क्योंकि आप अगर कुछ 25 साल पहले कोई इनकम छुपा के कोई असेट खरीद रहे हो तो आप असेट के वैल्यूएशन को तो बढ़ा दे रहे हो, लेकिन जो रिडक्शन कर रहे हो वो आप बोल रहे हो वो 1 लाख का ही लेस करो, वो गलत हो जाएगा। तो वो रिडक्शन को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ओवर द इयर्स। तो यहां पर मैं अपना आज का लेक्चर खत्म करता हूं। Hello all of you, today is the 17th day of the daily mission of your international taxation paper 60 revision directly from your study material relevant for May 20 and November 20 examination। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ब्लैक मनी लॉ का डिस्कशन। ब्लैक मनी लॉ का डिस्कशन हमने कहां पर खत्म किया था कल, सेक्शन 5 पर। तो सेक्शन 6 क्या बोलता है, टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स अथॉरिटी कौन होगी, यहां पर लिखा है वही होगी जो इनकम टैक्स के अंदर अथॉरिटी होती है, सेम टू सेम अथॉरिटी। उनके पावर्स भी क्या होंगे, वही सेम पावर्स होंगे। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी की होती है वही अथॉरिटी ब्लैक मनी लॉ के अंदर भी अथॉरिटी होगी, कोई अथॉरिटी बदलने वाली नहीं है, सेम अथॉरिटी होने वाली है। उसके बाद उनका जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होगा, जैसे इनकम टैक्स के अंदर उनका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है वैसे यहां पर भी होगा। अच्छा, अगर किसी असेसी का इनकम टैक्स में जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो पहले कभी इनकम टैक्स में असेसी नहीं हुआ, तो अब इसका क्या होगा, वो उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगा बेस्ड ऑन वो कहां रहता है, या तो वो बिजनेस कहां करता है या तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है। अब चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है, अगर एक ऑफिसर आपका असेसमेंट बीच में से छोड़कर चला गया तो फिर जब दूसरा ऑफिसर बीच में से छोड़ के जाने के बाद दूसरा ऑफिसर अपॉइंट होता है तो दूसरा ऑफिसर वहीं से शुरू करेगा जहां से पिछले ऑफिसर ने छोड़कर गया था। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ इनकम्बेंट। लेकिन फिर दूसरा ऑफिसर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा अगर आप रिटर्न रिक्वेस्ट करोगे। तो चेक करो, आप रिटर्न रिक्वेस्ट करोगे तो नया ऑफिसर आपको क्या कर देगा, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा। उसके बाद यहां पर जो पावर्स दिए गए किसके, इनकम टैक्स अथॉरिटी के। इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो सारे पावर्स दिए जाएंगे यहां पर, द पावर्स ऑफ द टैक्स अथॉरिटी नेमली द एओ, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ अपील एक्सेट्रा वुड हैव द सेम पावर एज दे हैव अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल ट्राइंग अ सूट। अब ये जो पावर्स है अगर आप इसे गौर से देखो तो सारे के सारे पावर्स कैसे पावर्स है जो आप सेक्शन 131 में देखोगे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो समन देने के समय ये पावर दिए जाते हैं वो सारे पावर्स वही है, चेक करना। जैसे डिस्कवरी करने का पावर, इंस्पेक्शन करने का पावर, अटेंडेंस करने का, किसी को फोर्सफुली बुलाने का पावर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाने का पावर, इशूइंग कमीशन, इसका मतलब मैंने क्लास में आपको लिखवाया, चेक करना। फिर इन्वेस्टिगेशन कभी भी हो सकती है, प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी तो भी और नहीं पेंडिंग होगी तो भी हो सकती है। उसके बाद क्या, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करके लेकर जा सकते हैं। उसके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करने पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन सबसे पहला ये है कि 30 दिनों के बियॉन्ड नहीं लेके जाना है, और अगर लेकर भी जाना है सबसे पहले तो आपको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर
30 दिन के बियॉन्ड लेकर जाना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एओ को 30 दिन के बियॉन्ड लेकर जाना है, एक कमिश्नर बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर, सॉरी एक टैक्स अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर अगर उसको लेकर जाना है तो फिर उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा चीफ कमिश्नर, कमिश्नर या कमिश्नर का। तो कमिश्नर के नीचे वाली अथॉरिटी को दो फुलफिल करना पड़ेगा कंडीशन। पहला कि पहले तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि बुक्स क्यों इंपाउंड करना है। दूसरा 30 दिन के बियॉन्ड रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स के अंदर यही 30 दिन का पीरियड कितना दिन है, 15 दिन का टाइम लिमिट है। तो आप अल्टीमेटली इस चार्ट से देख सकते हो, ये चार्ट के अंदर बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने दिया है, पहले चारों पावर्स और उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन क्या डाला गया है कि पहले रीजन रिकॉर्ड करो और फिर बाद में 30 दिन से ज्यादा रखना है तो इन चार में से किसी एक अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर भाषण दिया है कि यहां जो भी प्रोसीडिंग होगी वो क्या होगी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी एंड एज पर सेक्शन 193, सेक्शन 196 एंड सेक्शन 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब सेक्शन 196 क्या बोलता है, 193 क्या बोलता है, 196 क्या बोलता है, 228 क्या बोलता है ऑफ द इंडियन पीनल कोड। बोला जाता है यहां पर कि जो भी प्रोसीडिंग ब्लैक मनी लॉ में होगी वो एक सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी, वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप एक क्रिमिनल विमिनल हो और जैसा क्रिमिनल के साथ बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव आपके साथ किया जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर इंडियन पीनल कोड के कुछ प्रोविजंस डाले, मैं उसके अंदर तो इतना घुस नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं रेगुलर कोर्स के अंदर इसके अंदर घुसा था एक एक पॉइंट के अंदर, बट यहां पर मेरे को रिवीजन में शायद मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, थोड़ा बोल नहीं पाऊंगा उस पर ज्यादा। यहां पर सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। तो यहां पर उसका मतलब दिया है कि कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल, या कोई लॉ अगर इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है वो जुडिशियल, या अगर कोई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है जुडिशियल। और अगर आपने जुडिशियल प्रोसीडिंग में किसी के सामने कुछ फॉल्स एविडेंस दे दिए तो आपको सजा हो जाएगी विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विच में एक्सटेंड टू 7 years। तो कितने साल से, 7 साल तक की सजा हो सकती है फाइन के साथ। और अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं बल्कि अदरवाइज झूठ बोल रहे हो तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। सिमिलरली यहां पर बोला गया कि अगर कोई फॉल्स एविडेंस यूज करते हो तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है, कितनी, जितनी ऊपर होती है उतनी। सिमिलरली यहां पर बोला है कि कोई पब्लिक सर्वेंट को आपने कोई इंसल्ट कर दिया, उनको मार वार दिया गलती से, कुछ उनके साथ हाथापाई कर ली, उनका इंसल्ट किया, उनके साथ गलत बर्ताव किया, तो फिर आपको सजा हो सकती है कितने समय की, 6 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी विद फाइन ऑफ 1000 रुपीज जो एक्सटेंड हो सकता है। चेक करना बराबर से यहां पर। फिर अगले पेज पर आते हैं, ठीक है, यहां से अपना असली डिस्कशन शुरू हो जाएगा, असेसमेंट। एओ क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा, एओ नोटिस भेजेगा और नोटिस भेजने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मंगवाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। क्या एओ आपको सब्सिक्वेंटली नोटिस भेज सकता है? हाँ, दूसरी बार भी नोटिस भेज सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बार भेज दिया तो दूसरी बार नहीं भेज सकता है। दिस इज जस्ट लाइक अ स्क्रूटिनी नोटिस। जैसे एओ आपको इनकम टैक्स के अंदर कैसे स्क्रूटिनी की नोटिस भेजता है, वैसे यहां पर उसको ब्लैक मनी लॉ के अंदर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो नोटिस क्यों भेजेगा, उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मिला या कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन मिला, उसके बेसिस पर उसने आपको नोटिस भेजा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाया, इंफॉर्मेशन मंगवाया और उसके बाद वो इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद वो अपना असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। और उसमें क्या डिटरमाइन करेगा, ऑर्डर पास करके वो डिटरमाइन करेगा आपकी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट और सम पेएबल। सम रिफंडेबल तो हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है। और अगर एओ, अगर आप उसको नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हो, कंप्लाई नहीं करते हो सारे टर्म्स के लिए, तो फिर वो क्या कर देगा, आपका बेस्ट जजमेंट कर देगा, जैसे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 144 के अंदर होता है। तो यहां पर सब कुछ सेक्शन 10 के अंदर ही हो रहा है। रेगुलर असेसमेंट सेक्शन 10, बेस्ट जजमेंट सेक्शन 10, टैक्स डिटरमाइन सेक्शन 10 में ही हो रहा है, सब कुछ यहां पर सेक्शन 10 में होगा। और फिर एओ आपको क्या भेज देगा, नोटिस भेजने के बाद असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। अब असेसमेंट ऑर्डर वो कब तक पास करेगा, यहां पर उसका टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द नोटिस अंडर सेक्शन 10(1) इज इशूड बाय द एओ। तो ये वाली नोटिस जब भी इशू होगी उसके आखिर से 2 साल के अंदर वो क्या कर देगा, आपको असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है, चेक कर लेना। फिर आगे जाकर आईटैट को पावर दिया गया है कि आईटैट क्या कर सकता है, रिमांड बैक कर सकता है केस को, जैसे इनकम टैक्स के अंदर होता है। तो उसका ऑर्डर कब तक पास हो जाएगा, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल विद द ऑर्डर अंडर सेक्शन 18 इज रिसीव बाय द कमिश्नर। क्योंकि आईटैट कमिश्नर को ऑर्डर देगा और कमिश्नर किसको देगा, एओ को देगा, फिर एओ उसको क्या करेगा, वापस से रीअसेस करेगा। तो उस केस में 2 years वहां से काउंट होगा। इवन तो जो सेक्शन 18 का रिमांड बैक का पॉइंट है वो पीछे उन्होंने डाला नहीं है सिलेबस में, अगर डाला होता तो मैं बोलता डिटेल में। फिर यहां पे बोला है कि अगर कोई टाइम लिमिट ऑफ 2 years, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, और फिर उसका इफेक्ट देने का एओ को, या हाई कोर्ट का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके लिए भी टाइम लिमिट कितनी है, 2 साल ही है। यहां पर चेक कर सकते हो। अब इन तीनों टाइम लिमिट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स आपके लिए ये है, क्योंकि बाकी दोनों के बारे में आगे भाषण ही नहीं दिया है, तो उस पर टाइम लिमिट्स पढ़ के मतलब क्या बनता है। उसके बाद यहां पर देखना जरा क्या है, ये एग्जैक्टली 92 CA जैसा है। 92 CA में क्या होता है कि अगर आपका प्रोसीडिंग 2 कारणों की वजह से रुक जाता है। कारण नंबर 1, कोर्ट ने स्टे डाला है,
या कारण नंबर 2, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने जाते हो फॉरेन अथॉरिटीज के साथ, 92 सीए में ऐसा सेम प्रोविजन है, तो फिर जितना भी टाइम इसमें बर्बाद होता है उतना टाइम आपको मिल जाएगा, प्लस उसके बाद कम से कम आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा, बराबर 60 डेज का टाइम। तो अब यहां पर बोला जितना भी टाइम बर्बाद हो रहा है ना, वो बर्बाद हुआ टाइम कितना भी नहीं चलेगा, वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बराबर से देखना है यहां पर, सॉरी कहां चला गया है, हाँ, ये बर्बाद हुआ टाइम या 1 साल, विच एवर इज लेस शैल बी एक्सक्लूडेड। तो ये 1 साल वाला पॉइंट 92 सीए में नहीं था, वो यहां पर है। प्लस अगर वापस रेज्यूम होने के बाद कम से कम 60 डेज का टाइम तो होना चाहिए एओ के पास 60 डेज का टाइम होना चाहिए टू पास एन ऑर्डर। आगे एओ ने जो भी ऑर्डर पास किया उसमें मिस्टेक हो सकता है, कैसा मिस्टेक, अपैरेंट मिस्टेक। तो 4 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल एंड विद द ऑर्डर सॉट टू बी पास इज अमेंडेड वाज रेक्टिफाई कर सकते हो। और अगर रेक्टिफाई करते समय अगर एसएससी की लायबिलिटी बढ़ जाती है या उसका रिफंड कम हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर टाइम लिमिट फॉर डिक्लाइनिंग एन एप्लीकेशन। तो अब अगर आप एप्लीकेशन एक बार दे दोगे तो उसके बाद अगर बाय डिफॉल्ट तो उनको 4 साल के अंदर रेक्टिफाई कर देना है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो कब तक रेक्टिफाई कर देना है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विद द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। तो एग्जैक्टली लाइक इनकम टैक्स लॉ ये सेक्शन 154 है, कॉपी पेस्ट। आप क्या रेक्टिफाई करोगे, अपैरेंट मिस्टेक। किस चीज में रेक्टिफिकेशन करोगे, ऑर्डर में। कब तक रेक्टिफाई करोगे, बाय डिफॉल्ट 4 साल। अगर रेक्टिफाई करने पे लायबिलिटी बढ़ जाती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या होगा रेक्टिफाई करने का, अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो कम से कम 6 महीने के अंदर रेक्टिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ये पॉइंट क्या लिखा है कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी अपील या रिवीजन में चला जा चुका है तो वो मैटर सेक्शन 12 के अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकली डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, बराबर। उसके बाद आपको नोटिस ऑफ डिमांड आएगी। नोटिस ऑफ डिमांड किस में आएगी, फॉर्म नंबर 1 में आएगी, चेक करिए। फॉर्म नंबर 1 में आपको नोटिस ऑफ डिमांड आएगी, आप उस नोटिस ऑफ डिमांड को कंप्लाई कीजिए, बराबर। क्योंकि जब पेबल आएगा तो नोटिस ऑफ डिमांड भी तो आना है ना साथ में, उसके अंदर इंटरेस्ट टैक्स जो भी आएगा वो सब कुछ एक फॉर्म में आएगा। फॉर्म नंबर 1 उसका नंबर है। आगे बढ़ रहा हूं। नो बार ऑन डायरेक्ट असेसमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो तेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को छोड़कर तुझ पे डायरेक्ट असेसमेंट भी कर सकती है, चेक करो, और तुझसे डायरेक्ट रिकवरी भी कर सकती है, चेक करो। उसके बाद आप कमिश्नर को अपील करोगे। कौन अपील करेगा, जो ऑब्जेक्ट करता है कि भाई मेरा असेसमेंट इस लॉ के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, मेरी लायबिलिटी यहां आनी नहीं चाहिए थी, मुझ पे पेनल्टी लगनी नहीं चाहिए थी, मेरा रेक्टिफिकेशन ऑर्डर गलत है, मेरा ऑर्डर रिफ्यूज कीजिए प्लीज, मेरा रेक्टिफिकेशन क्लेम आपने रिफ्यूज क्यों किया। ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे लोग अपील कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में करेंगे, फॉर्म नंबर 2 में अपील करेंगे। और इसको साइन कौन करेगा, फॉर्म को वही लोग साइन करेंगे जो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 140 में साइन करते हैं। फीस कितनी होगी, 10,000 रुपए की फीस होगी। और क्या आपको टैक्स वैक्स भरना होगा, हां, जो टैक्स आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी सारा टैक्स भरना पड़ेगा, चेक कर लेना। जो टैक्स ऑब्जेक्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप अपील फाइल कर रहे हो, वो टैक्स मत भरो, बाकी भरो, चेक करो। नो अपील अंडर 15(1) shall be unless at the time of filing of appeal the assessee has paid the tax penalty interest on the amount which has not been objected। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट कर रहे हो उसको भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कितने दिन में अपील करना है, 30 डेज के अंदर। 30 डेज कहां से काउंट होगा, अगर नोटिस ऑफ डिमांड आ रहा है तो डेट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, और अगर नोटिस ऑफ डिमांड नहीं आ रहा है तो फिर डेट ऑफ ऑर्डर से 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, अपील फाइल कर देना है। और अगर 30 डेज तक आप अपील नहीं फाइल कर पाए तो क्या एक्सटेंशन मिल पाएगा, मिल पाएगा। अगर आप सफिशिएंट रीजन दो एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद मत आना, 1 साल तक का मैक्सिमम पीरियड है आपके पास उसको एक्सटेंड करवाने का। उसके बाद आप 2 साल बाद आ रहे हो जाकर तो फिर वो अपील का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद सीआईटी कैसा ऑर्डर पास करेगा, सीआईटी ऑर्डर पास करेगा तो आपकी लायबिलिटी एनहांस कर सकता है, आपकी लायबिलिटी को रिड्यूस भी कर सकता है। वैसे गलत है यहां पर, रिड्यूस भी कर सकता है, सिर्फ एनहांस नहीं, रिड्यूस भी नहीं। तो मतलब क्या, अपील करके अगर रिड्यूस नहीं करेगा, पता चल रहा है मैं अपील कर रहा हूं और एनहांस कर दिया, तो अपील के लिए कौन जाएगा फिर। उसके बाद और क्या कर सकता है, आपके पेनल्टी ऑर्डर को वो सेट असाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, सेट असाइड करना अलाउड नहीं है उसको। एनहांस कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, गलत है यहां पर। उसका स्कोप देखो यहां पर बराबर दिया है उन्होंने। He can confirm, reduce, enhance. Yes, he can. ये पावर जो उसके, रिस्ट्रिक्शन क्या है, पावर टू एनहांस कब कर सकता है, अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा तो। फिर पेनल्टी का ऑर्डर, अगेन ही कैन कंफर्म, कैंसल, वेरी, सच ऑर्डर, एनहांस, रिड्यूस, कुछ भी कर सकता है। फिर से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। अदर देन 2, पावर टू डिटरमाइन द इश्यूज अराइजिंग इन द अपील एंड पास सच ऑर्डर एज ही थिंक्स फिट। तो असेसमेंट ऑर्डर कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, एनहांस भी। इन सब का मतलब मैंने क्लास में बोला, कंफर्म का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, एनहांस, एनलमेंट का मतलब क्या होता है। ये दोनों के दोनों ऑर्डर वो रिड्यूस कर सकता है, पीछे गलत दिया है। फर्दर नीचे क्या दिखा है,
ये भी डीटी के अंदर कवर होता है। द कमिश्नर में कंसीडर एंड डिसाइड एनी मैटर विच वाज नॉट कंसीडर्ड बाय एओ, तो वो उन मुद्दे को भी उठा सकता है जो एओ ने पहले नहीं उठाया था, पावर है उसके पास। उसके बाद आप अपील करोगे किसको? ट्राइब्यूनल को। कौन अपील करेगा? ट्राइब्यूनल को अपील करने वाले दो बंदे, एक तो या तो मैं एसएससी, या तो कौन? कमिश्नर भी कर सकता है। कमिश्नर कह सकता है एओ को जाओ अपील कीजिए, तो यहां पर एसएससी अपील कर सकता है जो एसएससी सीआईटी अपील के ऑर्डर से दुखी है, या तो एसएससी अपील कर सकता है जो सीआईटी के किसी ऑर्डर से दुखी है, जैसे इनकम टैक्स में 263 से आप दुखी होंगे तो अपील कर सकते हो। वैसे यहां पर भी रिवीजन बाय कमिश्नर का ऑर्डर है। सिमिलरली यहां पर असेसिंग ऑफिसर ऑन डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील? ये कितने दिन में अपील फाइल करोगे आप? यहां पर अपील फाइल करने के लिए आपके पास 60 डेज का टाइम है। अब जो भी अपील फाइल करेगा उसका ऑपोजिट बंदा मतलब रिस्पोंडेंट क्या करेगा? वो फाइल करेगा मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, बराबर देखिए यहां पर, और वो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन आईटैट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर। सर ये 30 और 60 दिनों का टाइम है, उसमें एक्सटेंशन मिल सकता है, सेम मिल सकता है जैसे पिछले सेक्शन में था। कितने दिन का एक्सटेंशन? 1 साल तक के अंदर अगर आप आ गए तो एक्सटेंशन मिल सकता है, अगर आप सफिशिएंट कॉस्ट दोगे तो। सर फीस कितनी है इसकी फीस है 25,000 रुपए। और सर अपील फाइल करने का फॉर्म क्या है? फॉर्म 3। और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने का फॉर्म क्या है? फॉर्म 4। साइन करेगा दोनों को साइन करने की अथॉरिटी कौन है? वही है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर साइन करता है। फी 25,000। फिर हाई कोर्ट में अपील करोगे आप, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो अपील करोगे, 120 दिन के अंदर अपील करोगे। अब फीस ये सब कुछ सर डिले एक्सटेंशन हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, मैं नहीं बोल पाऊंगा आप। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप 90 डेज के अंदर अपील कर सकते हो, यहां पर लिखा नहीं है वैसे, लेकिन क्या सर डिले एक्सटेंशन हो सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। अभी यहां पर कुछ भी प्रोविजन बोला गया नहीं, जैसे इनकम टैक्स के अंदर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे हम बोलने वाले होते कौन है? वो कोर्ट का कानून डिसाइड करता है कि वो कब तक फॉर्म भरना है, कौन सा भरना है, किस फॉर्मेट में भरना है, डिले कितने दिन का एक्सटेंशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पर कमिश्नर का रिकवरी, कमिश्नर 2 सेक्शन इनकम टैक्स में 263, 264, वैसे ही सेम टू सेम यहां पे 2 सेक्शन है 23 और 24। 23 के अंदर क्या होता है? कमिश्नर ऑर्डर को रिवाइज करता है। किसके ऑर्डर को रिवाइज करता है? कमिश्नर के एओ के ऑर्डर को रिवाइज कर देता है। कैसा ऑर्डर एओ ने पास किया? विच इज एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। और एसएससी को क्या दे देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देगा। तो कैसा ऑर्डर है? एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑर्डर पास कर रहा है, और इसको क्या कर देगा कमिश्नर? क्या कर देगा? रिवाइज कर देगा। रिवाइज करने के पहले क्या कमिश्नर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा? क्या कमिश्नर आपका ऑर्डर कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट के लिए डायरेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये पावर है, उसको यहां पर नहीं दिया। देखिए फिर यहां पर कौन सा पावर दिया गया उसको पावर दिया, उसके पावर को रिस्ट्रिक्ट किया है। बोला है कि डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई मुद्दा अपील में चला गया है तो उसको आप कमिश्नर की तरह, सीआईटी की तरह 223 या 263 के अंदर रिवाइज नहीं कर सकते हो। सर टाइम लिमिट क्या है? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाज पास्ड। तो जब भी और जो ऑर्डर को आप रेक्टिफाई रिवाइज करना चाहते हो उसके आखिर से 2 साल के अंदर आपको रिवाइज कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आईटैट या किसी और अथॉरिटी के ऑर्डर का इफेक्ट देना चाहते हो तो फिर कोई टाइम लिमिट नहीं है। चेक कर लीजिए यहां पर, क्लियर है? तो मोर और लेस इनकम टैक्स की तरह ही चलता जाता है। नाउ पॉइंट्स टू बी एक्सक्लूडेड कंप्यूटिंग। जब 2 साल का टाइम लिमिट काउंट करोगे तो क्या काउंट नहीं करोगे? सबसे पहले अगर एसएससी को कुछ ऑफिसर बदलने की वजह से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया था सेक्शन 7 के अंदर, क्योंकि एसएससी ने रिक्वेस्ट किया था ना मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, तो वो 2 साल में बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा उतना सीआईटी को। या अगर कोर्ट ने कोई स्टे डाला है 2 साल के बीच में, वो 2 साल के पीरियड में, तो उतना एक्सटेंशन मिल जाएगा। नाउ कब वो माना जाएगा कि ऑर्डर जो एओ ने पास किया है वो एरोनियस है और प्रेजुडिशियल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है? अगर सीआईटी को लगता है कि जो ऑर्डर पास किया है वो बिना इंक्वायरी के किया है, अगर सीआईटी को लगता है कि ऑर्डर जो पास किया है वो सीबीडीटी के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं किया है, यस उसको लगता है कि ऑर्डर जो पास किया है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से नहीं किया है, ये 3 केस में द ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू बी एरोनियस एंड प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब यहां पर सेक्शन 24 किसकी तरह है? ये सेक्शन 264 की तरह इनकम टैक्स के। इसके अंदर एओ एक ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है विच इज प्रेजुडिशियल टू एसएससी, तो यहां पर एसएससी भी एप्लीकेशन दे सकता है, सीआईटी खुद से भी रिवाइज कर सकता है। लेकिन सीआईटी कौन से ऑर्डर को रिवाइज नहीं करेगा? जो ऑर्डर ऑलरेडी सेक्शन 23 में चले जा चुके हैं वो 24 में रिवाइज नहीं हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट मर्जर। प्लस जो ऑर्डर ऑलरेडी अपील हो चुके हैं उस ऑर्डर को वो नहीं टच करेगा, किसी भी मुद्दे पे टच नहीं कर सकता है। प्लस अगर आज 1 अप्रैल है और मेरे पास 30 दिन है समय अपील का, तो मैं इन 30 दिनों के अंदर रिवीजन के लिए नहीं जा सकता हूं। अगर मुझे इस 30 दिन के अंदर रिवीजन के लिए जाना है तो बोलो घर पे बैठे बैठे जोर से कि आपको अपना राइट टू अपील क्या करना पड़ेगा? वेव करना पड़ेगा। यह सारा भाषण दिया गया इस पेज के ऊपर।
टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन क्या है? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर वॉज कम्युनिकेटेड. फीस क्या है? फीस जो प्रिस्क्राइब करेगी लॉ ने अब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया, 2020 आ गया. अच्छा, मैंने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद कब तक ऑर्डर पास होगा वो यहां पर. सर ये एप्लीकेशन का टाइम एक्सटेंड हो सकता है, हाँ 1 साल से ज्यादा हो सकता है, बट 2 साल से ज्यादा नहीं. अगर रीजन दोगे तो 2 साल तक एक्सटेंड कर देंगे लोग. सर मैंने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद कितने समय के अंदर वो ऑर्डर पास हो जाएगा? उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल विद द एप्लीकेशन इज मेड. जब भी आज एप्लीकेशन दिया तो इस साल के आखिर से 1 साल के अंदर. सर अगर डिपार्टमेंट सुओ मोटो रिविजन करता है तो फिर कब तक ऑर्डर पास कर देगा? तो फिर ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट ये है, चेक करना. इधर भी वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, ये पीरियड में 1 ईयर और ये 1 ईयर में ये पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. जितना भी सीआईटी ने आपको रीहियर करने के लिए टाइम दिया है, या तो सीआईटी ने क्या टाइम दिया है? सीआईटी ने आपके कोर्ट के बीच में टांग अड़ाने की वजह से उसका जो समय बर्बाद हुआ है. क्लियर है? अभी पूरा भाषण यहां पर इन्होंने फॉर्मेट के तौर पर दिया है. आगे बढ़ता हूं मैं. टैक्स टू बी पेड पेंडिंग अपील. अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा. भाड़ में जाए, आप जीतोगे हारोगे वो बात की बात है, लेकिन आज टैक्स भरो. उसके बाद रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज. अब इसके बारे में बात करते हैं. सेक्शन 30 से लेके 40 तक रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज. देखो आपको ना नोटिस ऑफ डिमांड आती है. नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर लिखा जाता है कि 30 दिनों के अंदर आपको टैक्स भरना है, और अगर 30 दिनों के अंदर आप नहीं भर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर व्हाट? आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फॉर इंस्टॉलमेंट, या इंस्टॉलमेंट के साथ साथ या तो डेफरमेंट बोल सकते हो, सर थोड़े दिन का एक्सटेंशन दे दो ना, या इंस्टॉलमेंट दे दो अगर थोड़े दिन का एक्सटेंशन देता है, या अगर वो इंस्टॉलमेंट देता है स्पेसिफिकली तो फिर वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सर वो आपके पीरियड को घटा सकता है कि 30 दिनों से? यस, अगर उसको लगता है एओ को विद प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद रीजन टू बिलीव है कि 30 डेज आपको देना डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो वो घटा भी सकता है. और 30 दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप क्या बोले जाओगे? असैसिन डिफॉल्ट. असैसिन डिफॉल्ट कौन से सेक्शन में? सेक्शन 30 में. इनकम टैक्स में कौन से सेक्शन में असैसिन डिफॉल्ट बोले जाते हो? सेक्शन 201 में. उसके बाद रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर. टैक्स रिकवरी ऑफिसर क्या बनाएगा? एक स्टेटमेंट बनाएगा इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. उस स्टेटमेंट में अगर उससे कुछ गलती होती है तो रेक्टिफाई कर सकता है. प्लस टैक्स रिकवरी ऑफिसर भी आपको क्या दे सकता है? एक्सटेंशन दे सकता है फॉर पेमेंट. उसके बाद वो रिकवरी करेगा कैसे? आपके एम्प्लॉयर से टैक्स मांगेगा, आपके डेटर से टैक्स मांगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलेगा. आपके एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगा इसका टैक्स मुझे देना, आपके डेटर को नोटिस भेजेगा इसका टैक्स मुझे देना. और सर कौन सा टैक्स रिकवरी ऑफिसर मेरी रिकवरी करेगा? जो आपके एरिया का है, जहां पर आपकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो एरिया का टैक्स रिकवरी ऑफिसर आपकी रिकवरी करेगा. उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? अगर कंपनी डिफॉल्ट है ब्लैक मनी लॉ के अंदर और कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, तो गवर्नमेंट को डर लग रहा है कंपनी लिक्विडेट हो गई, सब तितर बितर हो जाएगा, टैक्स कहां से आएगा? तो लिक्विडेटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एओ को बताए कि मैं लिक्विडेटर हूं, और फिर एओ लिक्विडेटर को एक टैक्स लायबिलिटी बताएगा, और फिर टैक्स लायबिलिटी वो गवर्नमेंट उससे रिकवर करेगी. चेक करना, यहां पर यह भाषण दिया है. कंपनी के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में उसके सारे मैनेजर, सब कुछ, सब लोग रिस्पॉन्सिबल है. सारे मैनेजर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल अलोंग विद कंपनी. लेकिन अगर मैनेजर ये प्रूव करता है कि मेरी गलती से कुछ नहीं हुआ, तो उसको आप पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते हो. जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट. सबसे पहले पार्टिसिपेंट का मतलब समझ जाओ. पार्टनर इन केस ऑफ फर्म, मेंबर इन केस ऑफ एओपी बीओआई. तो पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप फर्म भी लायबल है, उसके मेंबर भी लायबल है. एओपी बीओआई के केस में एओपी बीओआई भी लायबल है, उसके मेंबर भी लायबल है. लेकिन अगर एओपी बीओआई के मेंबर और पार्टनर्स ये सब लोग लायबल है. लेकिन एलएलपी के केस में एलएलपी के पार्टनर भी लायबल है, लेकिन एलएलपी के पार्टनर अगर ये प्रूव करते हैं, देखो फर्म के केस में तो पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, हम सबको पता है. एओपी बीओआई के केस में मेंबर्स आर पर्सनली लायबल, सबको पता है. लेकिन एलएलपी के केस में पार्टनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल, इसीलिए वो एलएलपी है. तो एलएलपी के केस में भी पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, लेकिन अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया है, अगर आप प्रूव कर दो कि आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, तो हम छोड़ देंगे आपको. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट को डायरेक्शन देता है कि प्रेसिडेंट किसको डायरेक्शन दे रहे हैं? गवर्नर को, कि आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद कीजिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद करनी पड़ेगी टैक्स कलेक्ट करने के लिए. द वे दे कलेक्ट द स्टेट टैक्सेस. चेक करना यहां पर, यह पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है, आर्टिकल 28 258(1). कौन बोल रहा है? प्रेसिडेंट बोल रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट को कि स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में क्या करिए? मदद करिए प्लीज. और उसके बाद में यहां पर बोला गया है कि अगर फॉरेन देश से टैक्स रिकवरी करनी है तो फिर सीबीडीटी को सामने वाले देश के साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर सीबीडीटी सामने वाले देश को क्या करेगी? सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करेगी, और सामने वाला देश हमको क्या करेगा? टैक्स रिकवर करके देगा. चेक करिए. और फिर यहां पर लिखा है, अगर कोई और लॉ, अगर कोई कानून अप्लाई कर रहा है फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स,
तो ब्लैक मनी लॉ उसको ओवरराइड नहीं कर सकता है। फिर ये गवर्नमेंट और असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है, उनको कौन सा लॉ फॉलो करना है। अगर उनको लगता है फैमा फॉलो करना है तो फॉलो करने दो, उनको लगता है कि ब्लैक मनी लॉ फॉलो करवाना है तो ब्लैक मनी लॉ फॉलो करवाने दो, उनकी मर्जी, बीच में टांग नहीं अड़ा सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज का लेक्चर मैं इस पे खत्म कर देता हूं, ये लास्ट वाले पे। 234A का इंटरेस्ट लगेगा, लगेगा क्या करने के लिए, जनरली क्या करने पे लगता है, रिटर्न नहीं भरने पर। यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करने पर भी लग रहा है, चेक करो। रिटर्न नहीं भरने पे तो लग ही रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करने पर भी लग रहा है। और 234B का तो इंटरेस्ट वैसे ही लगता रहेगा जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर लगता रहता है। ठीक है, क्लियर है? Hello all of you. Today is the 18th day of International Taxation Paper 6C, relevant for May 20, November 20 revision directly from your study material. So ये 18वां दिन है, बीच में कुछ गैप आ गए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बाहर चला गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड सेकेंडली मैं पिछले एक हफ्ते से डायरेक्ट टैक्स के रिविजन वीडियोस बना रहा था, इसीलिए थोड़ा सा गैप आ गया। सो अब मैंने डायरेक्ट टैक्स के सारे रिविजन वीडियोस डाल दिए, आप चेक कर सकते हो। सारे ऑल द रिविजन वीडियोस हैव बीन अपलोडेड ऑन डायरेक्ट टैक्स एंड दैट टू वी आर फर्स्ट इन इंडिया टू अपलोड दैट कॉम्प्रिहेंसिवली। कुछ लगभग 15 घंटे के वीडियोस है सब मिलाकर, जिसमें पूरा डायरेक्ट टैक्स 250 घंटे का आसानी से रिवाइज हो जाएगा, उसको देखते रहो। सो लेट अस स्टार्ट विद 18th डे रिवीजन, जहां पर हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था, हम वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो नाउ पेनाल्टीज के बारे में बात करते हैं। ब्लैक मनी लॉ के अंदर पेनाल्टी कब लगती है? सबसे पहला सेक्शन बोलता है ब्लैक मनी लॉ के अंदर पेनाल्टी के बारे में कि पेनाल्टी लगेगी आपको। कितनी पेनाल्टी लगेगी सर? पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू, कितनी पेनाल्टी लगाएंगे सर आप हम पर, पेनाल्टी कितनी लगाएंगे? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है पेनाल्टी विल बी इक्विवेलेंट टू 3 टाइम्स ऑफ टैक्स पेड। जितना भी आपको टैक्स आने वाला है उसका 3 गुना आपको पेनाल्टी लगने वाली है। क्या बात कर रहे हो? यस, हाँ, जितना भी टैक्स कंप्यूट हुआ है किस चीज के ऊपर, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और असेट पे जो भी टैक्स आया है उस पर 3 गुना पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, दूसरी पेनाल्टी, पेनाल्टी क्या है दूसरी? सेक्शन 42 की, ये क्या पेनाल्टी है? पेनाल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिटर्न इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न। तो अगर फेलियर टू फर्निश रिटर्न, अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो, कौन से सेक्शन में? 139(1) का के हिसाब से अगर रिटर्न नहीं भरते हो, कब तक नहीं भरते हो? अगर आप एवाई खत्म होने के पहले तक नहीं भरते हो, बहुत बारीकी से चेक करना। Failure to furnish return income as required under 139(1) before the end of the relevant EY। जैसे 139(1) में बोला गया है वैसा रिटर्न अगर आप EY खत्म होने तक नहीं भरते हो तो फिर आपको 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, और रिटर्न के अंदर आपको क्या डिस्क्लोज करना है? ऑब्वियसली अपने सारे एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी इनकम है इंडिया के बाहर वो डिस्क्लोज करनी होगी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करना होगा। तो अगर आपने एवाई खत्म होने तक 139(1) में जैसा बोला गया रिटर्न है वैसा नहीं भरा तो आपको ये नोटिस आ सकती है। ठीक है, तो ये एवाई के बाद ही आएगी ये नोटिस, उससे पहले नहीं आने वाली है। सिमिलरली ये नोटिस किसको आएगी? असेसी बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिमिलरली सेक्शन 43 की नोटिस क्या है? ये भी एक पेनाल्टी की नोटिस है। ये किसको आएगी? अगर आपने रिटर्न तो भरा है लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए फेल हो चुके हो तो आपको 10 लाख रुपए की पेनाल्टी लग जाएगी। यहाँ पर असेसी ने रिटर्न भरा है, इफ सच रिटर्न फेलियर इज इन रिलेशन टू असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी held by an assessee, held by a person being a resident other than not ordinary as a beneficial owner otherwise, in respect of which such person was a beneficiary, or if such failure is in relation to any income from a source located outside India। तो रिटर्न तो भरा है आपने लेकिन आप उसमें इंफॉर्मेशन फर्निश करना भूल गए। किस चीज का इंफॉर्मेशन? फॉरेन एसेट्स का या फॉरेन इनकम का। 10 लाख रुपए की इनकम लगेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर असेट्स, यहाँ रिटर्न नहीं भरने पर पेनाल्टी है, यहाँ पर रिटर्न तो भरा है, इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करने पर पेनाल्टी लग रही है। तो अब ये जो पेनाल्टीज है ये दोनों आपको नहीं लगेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए ये पेनाल्टी नहीं लगेगी कि अगर आप बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करना भूल गए तो आपको ये पेनाल्टी नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड आपका जो वैल्यू है बैंक अकाउंट के अंदर वो पूरे साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पर ये रिलैक्सेशन इसलिए दिया गया क्योंकि छोटे बैंक अकाउंट है अगर आपके फॉरेन कंट्री के अंदर तो उसका डिस्क्लोजर मत करो आप। 5 लाख रुपए से ऊपर का होगा तो ही आपको पेनाल्टी लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये 5 लाख रुपए है वो भी अगर बैलेंस देखना है तो कैसे देखना होगा? एग्रीगेट बैलेंस विच डज नॉट एक्सीड। अगर 2 बैंक है तो दोनों का मिलाकर 5 लाख, 5 बैंक है इंडिया के बाहर तो 5 बैंकों का मिलाकर 5 लाख, तो पूरे साल में कभी भी 5 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो सर ये 5 लाख रुपए कैसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो बैंक अकाउंट होगा वो तो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होगा, तो उसको आपको टीटीबीआर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। टीटीबीआर, आरबीआई रेफरेंस रेट नहीं लेना होगा। याद करो पीछे वैल्यूएशन करते समय हमने आरबीआई रेफरेंस रेट लिया था, लेकिन यहाँ पर ये बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन करते समय आपको टीटीबीआर लेना है एज ऑन द रिलेवेंट डेट।
दैट इज एसबीआई का रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन 44 की पेनाल्टी कौन सी पेनाल्टी है सर? ये पेनाल्टी है कि अगर आपको देखो नोटिस भेजते हैं लोग, फिर आपको 30 दिनों के अंदर वो टैक्स वैक्स भरना है, अगर नहीं भरा तो असोसिएट डिफॉल्ट वाली जो पेनाल्टी होती है ना इनकम टैक्स के अंदर, जो सेक्शन 221 की पेनाल्टी है, वैसी पेनाल्टी है। कितना? अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इन एरियर्स, उतना पेनाल्टी लग जाएगी आपको, जितना भी आपका टैक्स इन एरियर्स है उतनी पेनाल्टी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पेनाल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन एरियर्स इज लेविएबल इन केस ऑफ एन assessee is default, and assessee shall not be ceased to be liable to any penalty mere by reason of the fact that because before the levy of penalty the tax has been paid, ठीक है। just because you have paid the tax that does not mean that you will not be imposed with penalty, penalty का अलग implication है, टैक्स का अलग implication। now कुछ अदर डिफॉल्ट्स के लिए पेनाल्टी लग रही है यहाँ पर, अदर डिफॉल्ट्स। अब अदर डिफॉल्ट्स क्या है, ठीक है, उसमें 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये अदर डिफॉल्ट्स में क्या आता है, जहां पर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है आप उसको जवाब नहीं दे रहे हो, जहां पर आपको कोई स्टेटमेंट साइन करने बोला इन्होंने, ठीक है, और यू आर नॉट साइनिंग दैट स्टेटमेंट, या तो आपको अटेंड करने बोला इन्होंने सेक्शन 8 के अंदर, जहां पर वो समन वमन भेजता है, याद करो, बुक्स मंगवाया समन वमन जैसा भेजता है, जैसे सेक्शन 131 में, जैसे वैसे ही ब्लैक मनी लॉ के अंदर सेक्शन 8 में समन भेजा जाता है, वो मंगवाया और आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये सब केस में 50,000 से 2 लाख रुपए तक की पेनाल्टी क्या है। आपको कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको कुछ स्टेटमेंट साइन करने बोल रहे हो, साइन नहीं कर रहे हो, और अगर आपको कोई बुक बुलवा रहे वो लोग, या तो आपसे बुक्स मंगवा रहे लेकिन आप दे नहीं रहे हो समय पर, तो आपको लग जाएगा सेक्शन 45 का पेनाल्टी, दैट इज 50,000 से 2 लाख रुपए तक। अब गवर्नमेंट आपको शो कॉज नोटिस भेजेगी, जैसे पेनाल्टी लगाने के पहले शो कॉज नोटिस भेजनी पड़ती है। और सेक्शन 41 वाला जो केस है ना, मतलब वो जो सबसे पहली वाली पेनाल्टी 300% वाली 3 टाइम्स, तो उसमें शो कॉज नोटिस पेंडेंसी के टाइम पे ही देना जरूरी है, और बाकी सब केसेस में शो कॉज नोटिस डिफॉल्ट करने के 3 साल के अंदर चेक कर लेना। जैसे इनकम टैक्स लॉ के अंदर भी जो इनकम टैक्स की भयंकर पेनाल्टी है ना 50% से 200% वाली, मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग, उसके लिए भी देखो कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेंडेंसी के दौरान दी जा सकती है, पेंडेंसी के बाद नहीं। वैसे ये वाली भयंकर पेनाल्टी सिर्फ पेंडेंसी के टाइम दी जा सकती है, उसके बाद नहीं। और ये वाली पेनाल्टी जो दूसरी पेनाल्टीज है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है जब भी डिफॉल्ट कमिट हुआ है विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ दैट ईयर, तो इस साल अगर डिफॉल्ट कमिट हो रहा है 1920 में, तो 2023 तक आप नोटिस दे सकते हो, ठीक है। ये उसी का चार्ट है, यहाँ पर टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देना पड़ेगा एसएससी को, ठीक है, बिफोर इम्पोजिंग ए पेनल्टी, पेनल्टी का ऑर्डर पास करने के पहले एसएससी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग दे दो। और उसके बाद में प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर ले लो, कब लेना होगा। इनकम टैक्स के अंदर भी ये लिमिट्स है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ये लिमिट बहुत छोटी सी है, 10,000 और 20,000 की है, यहाँ पर 1 लाख और 5 लाख की है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेनल्टी लगाना है, तो फिर अगर एओ को लगाना है, किसको, इनकम टैक्स ऑफिसर को लगाना है, तो उनको इन दोनों की पेनल्टी का, इन दोनों का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा का लगाना है, ठीक है, 5 लाख रुपए से ज्यादा पेनल्टी लगाना है इन द रैंक ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो फिर इनको ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अगर आईटीओ 1 लाख से ज्यादा का पेनल्टी लगाता है तो इनका अप्रूवल लेगा, जस्ट 1 लाख से ज्यादा। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर को पावर दिया है कि तुम 5 लाख तक भी पेनल्टी लगाते हो तो तुमको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, 5 लाख से ज्यादा पेनल्टी लगाते हो तो फिर अप्रूवल ले लेना ईमानदारी से। यहाँ पर वही चार्ट दिया गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द पेनल्टी का असेसमेंट, पेनल्टी का जो असेसमेंट है, पेनल्टी ऑर्डर है, वो कब तक खत्म हो जाना चाहिए। 1 year from the end of the financial with the notice under 146 and the notice under section 46 is issued। तो 46 की नोटिस क्या है, शो कॉज नोटिस है, वो नोटिस जैसे आएगी उसके आखिर से 1 साल के अंदर पेनल्टी ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर आगे जाकर कोर्ट ने कोई पेनल्टी ऑर्डर को क्या किया है, रिवाइव कर दिया है या रिवाइज कर दिया है, क्योंकि हो सकता है पहले आपके अगेंस्ट पेनल्टी का प्रोसीडिंग शुरू हो, मैंने पूरी कहानी लिखा है उसकी क्लास के अंदर कि आपके अगेंस्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि आप असेसमेंट प्रोसीडिंग जीत गए हो तो पेनल्टी प्रोसीडिंग रुक गई, फिर बाद में आगे जाके पता चला कि नहीं आप असेसमेंट प्रोसीडिंग हार चुके हो सकता है आईटैट के अंदर आप हार गए, लेकिन फिर पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जीत गए, फिर हो सकता है कि हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर पहले आपका एओ ने असेसमेंट किया, उसमें लायबिलिटी डिटरमाइन किया और पेनल्टी भी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस असेसमेंट को अपील करके आप हाई कोर्ट तक चले गए और हाई कोर्ट में आप जीत गए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वापस हार गए, तो जब आप हार गए तो आपको पेनल्टी भी फिर से लगेगी ना, तो आपका मैटर वहां रिवाइव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवाइवल पॉसिबल है, यहाँ पर रिविजन पॉसिबल है, और उस रिवाइवल उस रिविजन को करने के लिए एओ को कितना टाइम दिया गया है, 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है, क्योंकि जैसे असेसमेंट अगर असेसी जीत जाता है तो पेनल्टी को ड्रॉप कर देना पड़ता है, या असेसमेंट अगर असेसी हार जाता है तो फिर पेनल्टी को रिवाइव करना पड़ता है।
तो उस चीज का टाइम क्या होगा? 6 मंथ्स। हाँ, ये जो भी टाइम इनको दिया गया है, पहले 1 साल और फिर बाद में 6 महीना, उसमें से ये 2 टाइम निकाल दोगे। अगर कुछ टाइम एसएससी को रीअर करने दिया है सेक्शन 7 के अंदर, याद करो सेक्शन 7 के अंदर एसएससी के पास रीअरिंग का टाइम है। रीअरिंग मतलब जहां पर अगर एक असेसिंग ऑफिसर निकल के दूसरा आता है तो बीच का समय जो एओ को मिलता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए ये रीअरिंग टाइम बोला जाता है। दूसरा, अगर कोर्ट ने अपनी टांग वांग अड़ा के कुछ समय बर्बाद किया है तो ये दोनों समय की वजह से जितना भी समय बर्बाद हो रहा है उतना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा असेसिंग ऑफिसर को या जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है जो पेनल्टी का ऑर्डर पास कर रहा है। अब बात करते हैं ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशन की। ऑफेंसेस और प्रोसिक्यूशन मतलब अब यहाँ पे जेल वेल में डालने की बातें करेंगे। सबसे पहले ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 सेक्शन 48 बोलता है कि दिस चैप्टर इज इन एडिशन टू ऑल अदर कॉन्सिक्वेंसेस, दिस चैप्टर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अदर कॉन्सिक्वेंसेस। जो दो दूसरे कॉन्सिक्वेंस आप झेल रहे हो वो तो झेलना ही पड़ेगा, दूसरे लॉ में भी झेल रहे हो वो भी झेलना पड़ेगा, और ये कानून के अंदर आप ओवर एंड अबाउट जो झेलोगे वो है। ये पहले पैराग्राफ में ये दिया गया, बराबर से देखना, बराबर। आगे अब एक एक करके पेनाल्टी पढ़ते। तो अगर एसएससी ने रिटर्न नहीं भरा तो हमने पहले देखा है पेनाल्टी तो 10 लाख की है, तो प्रोसिक्यूशन क्या होगा? नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट अप टू 7 years विद फाइन। लेकिन फिर से यहां पर वही कंडीशन है, अगर एवाई के पहले रिटर्न भर गया तो बच गया, रिटर्न नहीं भरा। दूसरा, रिटर्न तो भरा है लेकिन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया है, तो प्रोसिक्यूशन क्या है? प्रोसिक्यूशन अगेन 6 months बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन। फाइन कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ। पेनल्टी फॉर विलफुल अटेम्प्ट टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। अगर आप विलफुली टैक्स इवेड कर रहे हो तो आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगी, नॉट लेस देन 3 years बट अप टू 10 years विद अ फाइन। लेकिन अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको 3 साल तक रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, 3 महीने से 3 साल, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट लिखा है आगे। तो 3 पेनल्टी है। पहला, रिटर्न नहीं भरने की पेनल्टी 10 लाख, पेनल्टी 10 लाख। प्रोसिक्यूशन 3 महीने से 6 महीने से 7 साल। रिटर्न के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करने का भी प्रोसिक्यूशन सेम है, 6 महीने से लेकर 7 साल। लेकिन अगर विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स है तो टैक्स एवेजन के लिए वहां पेनल्टी क्या है? 3 times। यहाँ प्रोसिक्यूशन क्या है? 3 महीने से लेकर 10 साल। अगर कोर्ट डिस्क्रिशन में उसको 3 महीने से लेकर कितना कर सकता है, सॉरी 3 साल से 10 साल, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे उसको 3 महीने से कितना कर सकता है? 3 साल तक कर सकता है विद फाइन। विलफुल अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? वो नीचे डिस्क्राइब्ड है इन एन इंक्लूसिव मैनर। A willful attempt to evade any tax, penalty or interest chargeable or imposable under this act includes a case where any person, उसके possession में कुछ बुक्स है, कुछ कंट्रोल में कुछ बुक्स है और उसके अंदर कुछ फॉल्स एंट्री है। उसके जो पोजेशन में उसमें फॉल्स एंट्री उसे पता है, या वो फॉल्स एंट्री करता है उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर के सामने, या तो कुछ एंट्री है उसे डिलीट मारता है, ओमिट करता है, या कोई और सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से लगता है कि टैक्स चुराया गया या पेनाल्टी की लगने के चांसेस है, वो सारे केसेस विलफुल अटेम्प्ट माने जाएंगे। नाउ तो ये 3 किस्म की बड़े प्रोसिक्यूशन है। पहला, रिटर्न नहीं भरने का। दूसरा, रिटर्न तो भरा, इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करना। तीसरा, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स। उसके बाद पेनल पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन। आपसे कोई सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उसमें आपने गलत जवाब दे दिया, झूठ बोला, गलत बोला, जानबूझकर बहकाया सामने वाले को, तो फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है विद फाइन, नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने से 7 साल की सजा। आप एक एक किस्म के प्रोसिक्यूशन के चार्जेस समझो। पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब प्रोसीडिंग के अंदर जब डिपार्टमेंट के साथ आपकी प्रोसीडिंग चल रही है, अबेटमेंट के मतलब द एक्ट ऑफ एनकरेजिंग टू डू समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब ये होता है सामने वाले को बहकाना, पागल बनाना कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहक गया बेचारा, और आगे जाके पता चलता है कि इसने अपनी बातों में बहला फुसला के उसको बहका दिया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो अबेटमेंट का चार्ज लगा देगा। ये सब इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शंस है, वो सारे के सारे ब्लैक मनी लॉ के अंदर डाल दिया, क्योंकि ब्लैक मनी लॉ कंसीडर किया जाता है एक क्रिमिनल लॉ, इसने यहाँ पर भी घुसेड़ दिया है। तो यहाँ पर भी 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा आपको हो सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल माइंड। कल्पेबल माइंड का मतलब क्या होता है? मतलब कोर्ट ये प्रेज्यूम करता है कि कोई भी बंदे को सजा देने के पहले कोर्ट ये पहले पता लगाएगा क्या बंदे ने जो क्राइम किया है वो क्या इंटेंशन से किया है। तो अगर उसका इंटेंशन खराब है, गलत इंटेंशन से क्राइम किया, तो उसको एकदम कड़ी से कड़ी सजा दो, और अगर इंटेंशन गलत नहीं था फिर भी क्राइम हो गया तो उसको सजा में थोड़ी राहत देनी चाहिए। तो वैसे यहां पर बोला गया है कि कल्पेबल
कल्पेबल मेंटल स्टेट प्रेज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा कि एसएससी ने गलत किया है और फिर एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो आके बताए कि उसने गलत नहीं किया है। therefore there has to be a presumption of what culpable mental state। और फिर आगे जाकर यहां बोला गया है कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन करना है तो फिर आपको प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर एक्सेट्रा या कमिश्नर अपील एक्सेट्रा इन सब लोगों का क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये करेगा कौन? A person shall not be proceeded against for an offense except with the sanction of principal commissioner or commissioner। तो जब तक ये सब कुछ प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे तब तक आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको प्रोसिक्यूशन लगाने का चार्ज नहीं मिलेगा। अब कंपनी के केस में क्या होगा? अब कंपनी के केस में तो आप किसको प्रोसिक्यूट करोगे भाई? सबसे पहले कंपनी डिफाइन कर लेते हैं। कंपनी के अंदर कौन कौन आएगा बराबर देख लो। कंपनी में एक बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, मतलब जो कंपनी है वो तो आएगी ही, एचयूएफ भी आ जाएगा, फॉर्म एओपी बीओआई भी आ जाएगा। ये कंपनी है, ये पहले डिफाइन कर लो। उसके बाद फॉर्म के अंदर डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर पार्टनर, अभी डायरेक्टर पार्टनर डायरेक्टर है, घड़ी घड़ी एक ही टर्म यूज नहीं करना है। एओपीबीवाई में मेंबर डायरेक्टर है, एचयूएफ में एडल्ट मेंबर डायरेक्टर है, कंपनी में ऑल टाइम डायरेक्टर है, कंपनी नॉट बीइंग ऑल टाइम डायरेक्टर एनी अदर डायरेक्टर और मैनेजर इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देयरफॉर कंपनी के अंदर बहुत लोग आ जाएंगे, फॉर्म भी आ जाएगा, एचयूएफ भी आ जाएगा, एओपीबीवाई भी आ जाएगा, डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर तो आएगा ही और पार्टनर भी आ जाएगा, मेंबर भी आ जाएगा, एचयूएफ का एडल्ट मेंबर भी आ जाएगा। देयरफॉर पर्सन इन चार्ज एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड डीम्ड टू बी गिल्टी। देयरफॉर कंपनी के केस में किसको रिस्पांसिबल ठहराएंगे हम? जो भी इंचार्ज होगा उसे रिस्पांसिबल ठहराएंगे। लेकिन अगर वो चार्ज पर्सन बोलता है कि भाई मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ है भाई, तो फिर उसको छोड़ देंगे। यहां पर लिखा गया, बराबर से चेक करना। डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर एक्सेट्रा, इन सब लोगों को पकड़ेंगे, इन सब लोगों को पकड़ेंगे। और फिर आगे जाकर लिखा है कि जो डायरेक्टर है, मैनेजर है एक्सेट्रा, उनको तो फाइन और प्रोसिक्यूशन दोनों लगाएंगे और कंपनी को सिर्फ फाइन लगाएंगे। चेक करना, कंपनी को सिर्फ फाइन लगाएंगे, चेक करना। यहां पर लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑफिसर डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस विद कंसेंट और कॉनिवेंस। कॉनिवेंस मतलब किसी की विलिंगनेस से। डायरेक्टर ने बोला अकाउंटेंट को, अरे करना तू, मैं हूं, जो होगा देखा जाएगा। अगर ये पता चलता है तो डायरेक्टर भी फंसेगा और वो अकाउंटेंट भी फंसेगा, दोनों मरेंगे। ठीक है, ये कुछ टर्म्स की मीनिंग है, ये जरा दिमाग में रखने की कोशिश करना। प्रूफ ऑफ एंट्रीज इन द रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट के पास जो भी कस्टडी में प्रूफ है, क्या कस्टडी में प्रूफ है? जो टैक्स अथॉरिटीज के पास इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट से, वो लोग क्या करेंगे? उस प्रूफ को कोर्ट के अंदर रखेंगे और उस कोर्ट के अंदर उसको रखने के बाद ये प्रूव करेंगे कि भाई ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स है, या तो उनकी कॉपीज है, सर्टिफाइड कॉपीज अंडर द सिग्नेचर ऑफ द एसएससी और द टैक्स अथॉरिटी, या उसकी ट्रू कॉपी है। ये कोर्ट के अंदर आपको रखना होगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि असेसिंग ऑफिसर को कि असेसी क्या ये सारी हरकतें कर रहा है जो इन सारे सेक्शनों के अंदर है, तो प्रोसिक्यूशन चार्ज नहीं हो पाएगा। एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट्स इन द कस्टडी ऑफ टैक्स अथॉरिटी आर एडमिसिबल इन एविडेंस। तो वो एविडेंस सब रखना पड़ेगा आपको कोर्ट के सामने, तो ही आप प्रोसिक्यूशन का चार्ज कर पाओगे। और अगर आगे जाकर पता चलता है कि एक बार ये सारे सेक्शनों में सजा काटने के बाद आप फिर से यही हरकतें कर रहे हो, सेकंड बार कर रहे हो, पहली बार तो एक बार हो चुका है सब कुछ, पहली बार आप ये घोषित कर दिया गया है कि आप चोर हो, आपको सजा हो चुकी है, फिर से वापस से वही कर रहे हो, तो फिर आपको 3 साल से 10 साल की सजा हो सकती है और विद अ फाइन ऑफ 5 लाख to 1 करोड़ रुपीस, इतना भयंकर फाइन आपके ऊपर लग सकता है। तो ये सब चीजें से दूर रहना जिंदगी में। और उसके बाद यहाँ पर ये उसी चीज की समरी वमरी दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं कहां पर? सेक्शन 73 की तरफ। सेक्शन 73 कुछ नहीं है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 90 और 90A है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, वैसे यहाँ पर सेक्शन 73 है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फॉर व्हाट? फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स, दैट्स इट। और किसी पर्पस के लिए नहीं है। बाकी पूरा का पूरा सेक्शन ये सेक्शन 90 के जैसा कॉपी पेस्ट है, चेक कर लेना। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई टर्म डिफाइन नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे डिफाइन कर सकती है और उसका इफेक्ट कब से होगा? रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर। ये सेक्शन 73 के अंदर ये 2 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सेक्शन 90 के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव थे, बराबर। अभी डिपार्टमेंट नोटिस कैसे भेजेगी? ये फालतूगिरी यहाँ पर लिखा गया है कि डिपार्टमेंट नोटिस बहुत तरीके से भेज सकती है, पोस्ट से, कुरियर से, या सीपीसी में जो मैनर प्रोवाइडेड है, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या एनी अदर मीन से। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या होगा? जो पैन डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है, या इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर अवेलेबल है, या एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इनकम टैक्स में अवेलेबल है, एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और नीचे लिखा गया कि अगर एसएससी रिक्वेस्ट करेगा तो फिर डिपार्टमेंट वाले नोटिस उसको इन सारे एड्रेसेस को छोड़कर और किसी एड्रेस पर भेजेंगे जहां पर वो बोलना चाहता है। से फॉर एग्जांपल अगर एसएससी कहीं पर वो रेंट वेंट पे शिफ्ट हो गया तो एक्सेट्रा, वो बोलेगा मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस एड्रेस पे नहीं, एमसी की वेबसाइट पर जो एड्रेस लिखा है वो नहीं,
और ना ही मेरे इनकम टैक्स के पोर्टल में जो वेबसाइट पे लिखा है वो नहीं, बल्कि कहीं और भेजो तो भेज देंगी। तो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 75 क्या बात करता है, ऑथेंटिकेट कौन करेगा? डिपार्टमेंट के लोग करेंगे, नोटिस डॉक्यूमेंट्स को, ऑर्डर्स को सबको ऑथेंटिकेट करेंगे, उस पे स्टैम्प करेंगे, प्रिंट करेंगे, अदरवाइज राइट ऑफ करेंगे, वो काफी हो जाएगा, वो माना जाएगा कि क्या है, वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आगे जाकर सेक्शन 76 व्हिच इज एट पार विद सेक्शन 292 बीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 292 बीबी क्या बोलता है कि अगर कोई नोटिस आपको लेट सर्व होती है तो आप तभी ही बोलो कि लेट हो गई है। आप पूरा प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद नहीं बोल सकते हो कि नोटिस लेट हो गई है, क्योंकि अगर आप बाद में बोलोगे तो डीम किया जाएगा कि आपको समय पे नोटिस मिली है, ये डीम किया जाएगा कि आपको सही नोटिस मिली है, ये डीम किया जाएगा कि आपको नोटिस मिली थी। तो ये सेक्शन 76 के अंदर वैसा ही सिमिलर प्रोविजन गवर्नमेंट ने डाल के रखा है, देखना यहाँ पर सेक्शन 292 बीबी। मैं सब लिंक कर रहा हूँ इनकम टैक्स से यहाँ पर, क्योंकि जब तक इनकम टैक्स से लिंक नहीं करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के दिन। मैंने क्लास के अंदर एक एक चीज आपको बारीकी से लिखवाया, बराबर से लिखना, इसीलिए हम लोग 120 115 घंटा लेते हैं टू कंप्लीट इंटरनेशनल टैक्स, अनलाइक अदर प्रोफेसर हु से दैट इंटरनेशनल टैक्स इज सेम एज डायरेक्ट टैक्स, जो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ये आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, या तो आपने डेप्थ में नहीं पढ़ा, या तो आपने वो ऊपर ऊपर से पढ़ा है, या तो आप बहुत ही ज्यादा मासूम है जिंदगी में। नाउ आगे जाकर अप्रूव्ड वैल्यूअर कौन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि एसएससी अगर चाहे तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है, या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की मदद ले सकता है। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिशनर, एक लीगल प्रैक्टिशनर, या कोई भी सीबीडीटी जिसे ऑथराइज करेगा, शेड्यूल बैंक का ऑफिसर एक्सेट्रा, इन सब लोगों की मदद ले सकता है, क्योंकि वो शायद खुद एसएससी इतना नॉलेजेबल नहीं हो, तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की मदद लेना बहुत ज्यादा ही कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 79 बोलता है कि आप राउंड ऑफ कैसे करोगे। सबसे पहले आप किसको राउंड ऑफ करोगे? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और असेट को राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ करते समय अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और एसेट को राउंड ऑफ करते हैं समय यू विल मल्टीप्लाई, यू विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 रुपीस। चेक करना 100 रुपीस के मल्टीपल पर आप राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो एक बार ये हो गया, क्या क्या राउंड ऑफ हो गया, ये राउंड ऑफ हो चुका है हमारा टोटल इनकम, जैसा को हमारा राउंड ऑफ होता है ना 288A के अंदर, वैसे ये अभी तुम्हारा टोटल फॉरेन इनकम, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट राउंड ऑफ हो गया। अब टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे। टैक्स राउंड ऑफ करते समय पेएबल या रिफंडेबल जो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे, और जो भी पैसा है 50 पैसे और मोर को इग्नोर कर दोगे। इनकम टैक्स से अलग है, बराबर से देखना, इनकम टैक्स जैसा नहीं है राउंड ऑफ, ठीक है। हाँ, आगे यहाँ पर बोला गया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नीचे का कोर्ट अगर है तो वो इस लॉ के अंदर किसी भी ऑफेंस को ट्राई नहीं करेगा। क्यों? मतलब इस लॉ के अंदर कोई भी ऑफेंस को अगर फाइल करना है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के ऊपर या उस लेवल के कोर्ट के पास कम से कम जाना पड़ेगा। ये हायरार्की ऑफ कोर्ट है, उसके लिए आपको इनकम टैक्स लॉ नहीं बताता ये सारी चीजें, उसके लिए आपको कोर्ट ऑफ लॉ की हायरार्की देखनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में अलग अलग किस्म के ट्राइब्यूनल्स, उसके नीचे अलग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसके नीचे सेशन कोर्ट्स, ये कोर्ट वो कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट की हायरार्की बोलेंगे कौन सा कोर्ट आपका मैटर उठाने वाला है। सेक्शन 81 बोलता है कि अगर नोटिस के अंदर कोई मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक है, जिसकी वजह से आप असेसिंग ऑफिसर या डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो कि पूरा का पूरा असेसमेंट गलत है। अगर पूरा का पूरा असेसमेंट एकदम सही तरीके से हुआ लेकिन नोटिस में एक मामूली सी मिस्टेक है, तो उस मामूली सी मिस्टेक को पकड़कर आप पूरा असेसमेंट गलत नहीं ठहरा सकते हो। नेक्स्ट, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई गलत काम किया ऐसे नहीं बोल सकते हो अगर उसने गुड फेथ में सब कुछ किया था। कोई प्रोसिक्यूशन, कोई सूट उनके अगेंस्ट लॉन्च नहीं कर सकते हो अगर उसने सब कुछ सही फेथ में किया था। नेक्स्ट, सेक्शन 83 इनकम टैक्स, ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन एनी स्टेटमेंट अंडर द इनकम टैक्स आर ऑब्टेन कलेक्ट फॉर दैट एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए वो सब कुछ यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। और उसके बाद में नीचे देखो लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स के सेक्शंस दिया है और बोला है कि सारे के सारे सेक्शंस इनकम टैक्स के यहाँ पर भी काम आएंगे। इसमें इन्होंने वेरी रिसेंटली दे हैव एडेड वन सेक्शन ओवर हियर दैट इज 144A, वो पिछले साल तक एडेड नहीं था और अभी ऐड किया। देखो विद इफेक्ट फ्रॉम 144A क्या है, पावर्स ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शंस। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 85 है, गलत है, आईसीआई की मॉड्यूल में ये 85 कर देना कि यहाँ पर सीबीडीटी ने पावर दिया है किसी इनकम टैक्स एक्ट ने सॉरी ब्लैक मनी एक्ट ने पावर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सीबीडीटी को कि आप रूल्स बना सकते हो। यहाँ पर जैसे इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 295 के अंदर रूल्स बनाने के पावर्स है। उसके बाद यहाँ पर 86 के अंदर ये पावर दिया गया है कि आपको यहाँ पर अगर कोई डिफिकल्टी होती है इनिशियल ईयर्स में तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के सेक्शंस होते हैं हर एक लॉ के अंदर, और रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पर कितने साल तक चलेगी? 2 साल तक। 2 साल तक अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे रिमूव कर सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस लॉ की वजह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर भी कोई अमेंडमेंट आया है। तो पिछले 2-3 पेज शायद इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिकली, एग्जाम के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस नहीं है वो मेरे हिसाब से।
यहाँ पर आपका ब्लैक मनी लॉ पूरा खत्म हो जाता है।